एडवेंट ऑफ इस्लाम, एडवेंट ऑफ टर्क और दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो हमें ये पीरियड को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट राजपूत को देखेंगे। और ऊपर की तरफ आप देखिए गुरीद सल्तनत जो है वो 1206 ईडी में यहाँ पर क्या हो चुका है, वो आ चुका है, एंटर कर चुका है और कितने बड़े एरिया पे कैप्चर कर चुका है। तैलापा टू ने ही क्या किया था कि राजपूत का लास्ट रूलर कक्का टू को मार दिया, और जब तैलापा टू ने कक्का टू को मार दिया यानी कि राजपूत के रूलर को मार दिया तो तैलापा टू फाउंडेड द वेस्टर्न चालुक्य। ओ हो कुछ ही वुमेन है जो रूल कर रही हैं। तो रुद्रमा देवी इज द डॉटर ऑफ गणपति, राइट। अज्यूम द नेम ऑफ रुद्रदेव महाराजा। तुगलक ने इसको डिफीट किया हुआ है। तो एक्चुअली ये पीरियड जो है अर्ली मेडिवल में भी नहीं आता। द इंस्टेंस ऑफ हिज गुरु ही सेड कि स्ट्राइक साला, तो होए साला बोला, होए साला, तो उसका मतलब है स्ट्राइक साला। इनके 3 टेंपल्स को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था। इसलिए आप देखोगे यहां से सवाल पूछा गया था। आर्म्ड फोर्सेस भर्ती होती है तो वहां पर ये मेडल दिया जाता है, लचुत बोरफुकान मेडल, और 400th एनिवर्सरी थी तो यूपीएससी ने सवाल वहां पर पूछा था। हेलो, जय हिंद, नमस्कार एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग अपनी मेडिवल हिस्ट्री की कहानी को और आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको अर्ली मेडिवल पीरियड में 700 से लेकर 1200 तक की कहानी को डिस्कस किया था, और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ इस्लाम, एडवेंट ऑफ टर्क्स और दिल्ली सल्तनत के बारे में। और दिल्ली सल्तनत में बेसिकली आज हम लोग स्लेव डायनेस्टी को यहाँ पर जो है वो टच करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। हमें क्या क्या आज डिस्कस करना है वो है ये टॉपिक्स, एडवेंट ऑफ टर्क्स के बारे में, स्लेव डायनेस्टी। लेकिन मैंने, देखिए, बाद में आपको दिख रहा होगा कि मैंने इसको खुद अपने हाथ से लिख दिया है, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मैंने ये सोचा लास्ट वाले लेक्चर में, मैंने ना सोचा कि आपको ये भी पढ़ा देता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर ये पढ़ने से एडवेंट ऑफ टर्क्स और सिंपल हो जाएगा समझना कि कैसे इस्लाम भारत तक पहुंचता है ना। तो हमें ये पीरियड को पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट राजपूत को देखेंगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर भारत के कितने छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे, हम उसको देखेंगे। यानी टुकड़े का मतलब ये कितने सारे पार्ट्स में कितनी डायनेस्टीज एक टाइम पे प्रिवेल कर रही थी, वो हमें समझना जरूरी है। उससे हमें समझ में आएगा कि इंडिया के अंदर कितनी पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, एंड दैट मेड द ग्राउंड्स फॉर द एडवेंट ऑफ टर्क्स इन इंडिया। तो उसको समझने के लिए मैं आपको ये पोर्शन दूंगा। यहां से यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर सवाल पूछे हैं 22 में 23 में, इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं किया और मैंने इसलिए इस टॉपिक को आज यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो हम लोग शुरुआत इससे करेंगे, फिर हम लोग टर्क्स के एडवेंट पे जाएंगे और फिर हम लोग स्लेव डायनेस्टी को यहां पर डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर, ठीक है। वैसे तो ये पोर्शन बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये पूरी कहानी को समझना, बिकॉज हम सारा कहानी पढ़ते आ रहे हैं फ्लो में एंशिएंट हिस्ट्री से। तो हमें यहाँ पर फील करना जरूरी है कि एक टाइम पे मौर्यन एम्पायर जो बड़े जो साम्राज्य पे रूल कर रहा था, आप देखिए किस तरह से 1000 एडी आते आते भारत के कितने छोटे छोटे एरियाज, छोटे छोटे डायनेस्टीज जो है रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे हम लोग। एज ऑलवेज हमारे यहाँ पर ये बैचेस हैं, इसके बारे में आपको पता है, 1 ईयर बैच, 2 ईयर बैच, 3 ईयर बैच, इसके प्राइसेस भी आपके सामने दिख रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है, किसी प्रकार की आपका क्वेरी है, कोई आपका यहाँ पर गाइडेंस चाहिए आपको किसी प्रकार की, तो वो भी आप जो है मुझसे यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। देखो दोस्तों, कहानी को पहले थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया है साहब कि सर मेडिवल हिस्ट्री की कहानी हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा हुआ है कि सर इसको ना हम लोग 3 फेज में पढ़ेंगे। अब ये कहीं क्लासिफिकेशन ऐसा आप देखोगे कि ये क्लासिफिकेशन आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा है और चीजों को बिल्डअप करने में, ठीक है। ये मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो फर्स्ट फेज में यू विल फाइंड, मैंने आपको काफी हद तक यहां डिस्कशंस कर दिए हैं। फेज 1 में हमने कहा था कि हम उसको 2 तरीके से देखेंगे। एक तो नॉर्थ में क्या चल रहा था ये देखेंगे, एंड देन साउथ में क्या चल रहा था हम ये देखेंगे। राइट और रॉन्ग, ठीक है। हाँ सर, तो नॉर्थ के अंदर व्हाट वी हैव डिस्कस गाइस इज, हमने यहां पर गुर्जर प्रतिहारास की बात करी है, हमने यहां पर पालास की बात करी है, यस सर, हमने इनकी बात कर ली है। हम साउथ की तरफ जाएंगे सर, तो यहां पर हमने डेक्कन के अंदर हमने राष्ट्रकूटा की बात करी है, हमने राजपूट्स की बात करी है, हाँ सर, राष्ट्रकूट की बात करी है। और साथ ही मैंने आपको इंपीरियल चोलास के बारे में भी बताया है, इंपीरियल चोलास के बारे में भी डिस्कस किया है। नो, कहानी यहीं पर नहीं रुकेगी इस फेज 1 की। मैंने सोचा कि आपको नहीं इस फेज 1 के बारे में जो और भी चीजें बताऊं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ में यू विल फाइंड कि जब गुर्जर प्रतिहारास डिक्लाइन करेंगे, राइट, तो वहां पर हमें कई सारे इंडिपेंडेंट राजपूत देखने को मिलेंगे।
हमें कई सारे वहां पर इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स फॉर्म होते हुए मिलेंगे और ये इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स अपने आप आपस में लड़ाई लड़ रहे होंगे एंड दिस इज व्हाट विल मेक द फाउंडेशन फॉर द इनकमिंग फॉर द अटैक्स या फिर इन्वेजन ऑफ टर्क्स इन इंडिया। ठीक है, इन्हीं की यहां पर इनके डिसयूनिटी की वजह से। ठीक है, और हम देखेंगे पालास के अंदर भी ऐसी होगा। जब पालास डिक्लाइन करेंगे तो उस एरिया में भी, बंगाल के एरिया में, आसाम के एरिया में, वहां से भी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज का उदय होने लग जाएगा। तो ये इनके फ्यूडेटरीज रहे थे। जैसे पालास गुर्जर प्रतिहारा डिक्लाइन करेंगे तो उनके फ्यूडेटरीज निकल के आएंगे, वो इंडिपेंडेंट राजपूत की तरह होंगे। पालास डिक्लाइन करेंगे तो वहां पर भी फ्यूडेटरीज देखने को मिलेगा। और ऐसे ही साउथ के अंदर आप देखोगे, यहां पर यू विल फाइंड कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ राजपूतास यू विल फाइंड वेस्टर्न चालुक्यास वहीं पर आएंगे। और वेस्टर्न चालुक्यास के बाद यहां पर इनके 3 फ्यूडेटरीज आपको देखने को मिलेंगे। एक होंगे यादवाज, एक होंगे होयसाला और एक होंगे काकाटिया। ये वाला फेज आज हम यहां पर पहले कवर करेंगे दोस्तों। इससे आपका फेज 1 ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री, जो कि रेंज करता है फ्रॉम 700 से लेकर 1200 एडी तक का, वो फाइनली एंड कंप्लीटली कवर हो जाएगा। कुछ भी उसमें यहां पर लेफ्ट आउट नहीं रहेगा। क्लियर है बात? देखिए, जहां तक रही बात फैक्ट्स की, मेरे पास क्लास के टाइम का लिमिट है, ड्यूरेशन का लिमिट होता है ना। फैक्ट्स को आपको बार बार डिस्कवर करना पड़ेगा, याद करने के लिए बार बार आना पड़ेगा। सो कॉन्सेप्ट को यहां बिल्ड कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया, एक बार स्टोरी आपके दिमाग में परकुलेट कर गई, तो दोस्त फैक्ट को पढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। फैक्ट तो ये कि टाइम के साथ ही होगा। मैं एक क्लास में सारे फैक्ट दे दूंगा, 12 घंटे क्लास तो दे दूंगा, उसमें सारे फैक्ट भी दे दूंगा तो भी नहीं हो पाएगा। वैसे सारे फैक्ट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फैक्ट्स तो अनगिनत होते हैं। ठीक है, तो आपको फिर भी जो है फैक्ट्स के पास बार बार जाना पड़ेगा। वो आपको मॉक्स के थ्रू मिलेगा, किसी पीवाईक्यू मिल जाएगा, कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम में फैक्ट मिलेगा, वो अलग अलग जगह से आपको फैक्ट मिलते चलेंगे। लर्न द स्टोरी, उसको समझिए। यहां पर ये बात समझ में आ गई? तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आई विल गो ऑन टू द सेकेंड फेज ऑफ फेज नंबर 2। इस फेज में हम बात करेंगे अगेन नॉर्थ और साउथ की कहानी को, जहां पर नॉर्थ में हमारा चर्चा जो है वो दिल्ली सल्तनत को लेकर होगा। ठीक है, और साउथ के अंदर अब आप देखोगे कि जब ये सब डायनेस्टीज खत्म हो रही होंगी, देन यू विल फाइंड, यहां पर यू विल फाइंड कमिंग अप ऑफ बहामनी किंगडम एंड नीचे डीप साउथ की तरफ आप देखोगे, वहां से शुरू होता है विजयनगर अंपायर। हम इनको यहां पर डिस्कस करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? जब विजयनगर अंपायर डिस्कस करेंगे तो इट कैन नॉट बी डिस्कस विदाउट बहामनी किंगडम को डिस्कस करना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जब हम ये डिस्कस कर रहे होंगे तो हमें दिल्ली सल्तनत का डिस्कशन अब करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्कशंस होंगे। और एक रीजन आप बता देता हूं कि व्हाई आई एम डीलिंग विद दीज टॉपिक्स, ये काकाटियाज, होयसलास, यादवास, ऑल्दो लेस इंपॉर्टेंट बट स्टिल आई एम डीलिंग। व्हाई लेस इंपॉर्टेंट तो इसलिए नहीं कह सकते बिकॉज 22-23 में आया था, ठीक है, नॉट लेस इंपॉर्टेंट बट यस लेस आस्क्ड। बट वाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब भी दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कई सारे सुल्तान होंगे जो साउथ में अपना एक्सपेंशन करना चाहेंगे, साउथ की तरफ रेड करेंगे। और जब वो साउथ की तरफ रेड करेंगे, सो दीज आर द किंगडम्स whom they will encounter with। ठीक है, यहां उनका जो है वो एक्सपीडिशंस हो रहे होंगे। आप देखोगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में खास तौर से इसका डिस्कशन होगा, बहुत सारे अदर रूलर्स के बारे में। तो उस वक्त आपको कंफ्यूजन न लगे, अरे साहब ये दिल्ली सल्तनत में काकाटिया होयसला क्या करने आ गए, कहां से आ गए। तो वो इंट्रोडक्शन मैं आपको यहीं पर दूंगा और इनके बारे में जो डिटेल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, इनका फाउंडर कौन, कोई किताब का नाम, कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है इसको पैट्रोनाइज किया गया, वो सब आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, साउथ। देन उसके बाद ये वाला फेज जो होगा, ये वाला फेज हमारा कहां से कहां तक है भाई, हम इसको 1206 से लेकर हम पढ़ते हैं 1526 तक का। ठीक है, तो हमारा ये एक फेज हो गया, फेज 2। और फिर फेज 3 की बात करेंगे हम लोग, फेज 3 की बात करेंगे जिसमें हमारा डिस्कशन जो होगा अगेन 2 पार्ट्स में होने वाला है। एक आपका नॉर्थ, तो नॉर्थ में आपको मिलेंगे यहां पर मुगल्स, और जो हम साउथ की बात करेंगे तो अब यहां पर क्या होगा, ये बहामनी किंगडम जो है इस फेज में आके टूट चुका है और यहां पर यू विल फाइंड बहामनी सल्तनत आपको देखने को मिलेगी। यू विल फाइंड द बहामनी सल्तनत, वो मिलेगा, यानी कि बहामनी किंगडम टूट चुका है बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, बिदार, इन सब में, राइट। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे किसका, मराठास का। नो, जब हम लोग मराठास का डिस्कशन करेंगे, हम लोग बहामनी सल्तनत का डिस्कशन करेंगे, हम लोग मुगल्स का डिस्कशन करेंगे, खासतौर से शाहजहां औरंगजेब के टाइम पे, तो ये तीनों डिस्कशंस एक टाइम पे एक साथ हो रहे होंगे, क्योंकि मुगल
वो चाहेंगे साउथ में एंटर करना, बीजापुर गोलकोंडा चाहेंगे मुगलों को रोक देना, और मराठा चाहेंगे किस प्रकार से बीजापुर गोलकोंडा को खत्म किया जाए मुगलों की मदद से। और कभी ऐसा होगा कि मराठा चाहेंगे मुगलों को एलिमिनेट किया जाए बीजापुर गोलकोंडा की मदद से। तो ये तीन इक्वेशन आपस में समीकरण हमेशा बदलते रहेंगे समय के हिसाब से, जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली साइड्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ये कहानी यहां पर डिस्कस हमारी होती रहेगी। आई होप आपको ये पूरी बात यहां तक समझ में आ गई। द आउटलाइन ऑफ द मेडिवल हिस्ट्री जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो हमने ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल को पढ़ा, यानी कि मैंने आपको इनके बारे में डिटेल्ड तरीके से पूरा पढ़ाया हुआ है दोस्तों, डिटेल्ड तरीके से। मतलब दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। आएगा तो वहां से आएगा, वरना फिर यार देखो इतना याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ट्राई टू फिगर आउट कि भाई ये पहले चैप्टर आप लेक्चर मेरा जो उससे पहले वाला था वो आप पहले अच्छे से कर लो। ठीक है, आज चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। कहानी की शुरुआत आगे से हो रही है दोस्त। कहानी को समझिएगा, सब कुछ बड़ा सिंपल है, सब कुछ बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको बस अब देखिए यहां पर मैं कहानी शुरू कर रहा हूं राष्ट्रकूटास के बाद की। ठीक है, बात आपने देख ली थी ऑलरेडी लेक्चर में, आपने ऑलरेडी काफी कुछ चीजें ठीक है, समथिंग लाइक दिस हमारे समझाने भर के लिए है। ठीक है, हमारे समझाने के एंगल से मैंने बनाया हुआ। चलिए अब जरा देखिए, समझिएगा क्या बात मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। प्लीज सी दिस वाला एरिया, प्लीज सी दिस वाला एरिया दिख रहा है? हाँ सर। भाई यहां पर पहले कौन थे सर? इस जगह पे पहले राष्ट्रकूटा थे कि नहीं थे? हाँ सर, राष्ट्रकूटास यहां पर रूल कर रहे थे। फिर हमने देखा कि सर जब राष्ट्रकूट डिक्लाइन किए तो इसी जगह पे यू विल फाइंड वेस्टर्न चालुक्यास आए। अब ये वेस्टर्न चालुक्य अलग है ना, वो चालुक्यास से अलग है, जो पहले वाले चालुक्य आए थे उनसे अलग है ना। तो वेस्टर्न चालुक्यास ये अलग है, और ये वेस्टर्न चालुक्यास जो है इनका जब डिक्लाइन हुआ है, कल्याणी से रूल कर रहे हैं। कहां से? कल्याणी से रूल करते हैं। ठीक बात है। जब ये यहां डिक्लाइन करेंगे वेस्टर्न चालुक्यास, तो इन्हीं की जगह पे यू विल फाइंड कि इनके डिक्लाइन होने के बाद तीन इनके फ्यूडेटरीज निकल के आएंगे। फ्यूडेटरीज ध्यान रखिएगा, दे वेर द फ्यूडेटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास। ये फ्यूडेटरीज थे, कौन कौन निकल के आया? यादवास निकल के आए। यादवास जो रूल कर रहे हैं देवगिरी से, जो रूल कर रहे हैं देवगिरी से। फिर एक निकल के आए होयसाला, ये रूल कर रहे हैं आपका हालेबिड से, इसको पहले द्वार समुद्र बोलते थे। एंड फिर उसके बाद आपको मिलेगा यहां पर काकाटिया, और ये रूल कर रहे हैं फ्रॉम वारंगल। ये बात समझना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि साहब इसको आप जरा महसूस करिए कि कहानी ये क्या है। समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया जहां पहले राष्ट्रकूट थे, ठीक बात है, वहीं पर वेस्टर्न चालुक्यास आए, ठीक बात है, और जब वेस्टर्न चालुक्य डिक्लाइन किए तो वहां होयसलास, काकाटियास और यादवास देखने को मिलते हैं। क्लियर है? यानी कि ये वाला एरिया अब आप देखोगे, यहीं पर आप देखोगे तो कौन था? वेस्टर्न चालुक्यास आ गए। वेस्टर्न चालुक्यास बड़े से एरिया रूल कर रहे थे, लेकिन जब वो डिक्लाइन करते हैं सो यू विल फाइंड कि इन दिस एरिया यू विल फाइंड यादवास आर देयर, हियर यू विल फाइंड होयसलास आर देयर, एंड हियर यू विल फाइंड काकाटियास आर हियर। तो ये लोकेशन जो है इनको आपकी यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है ना, ये लोकेशन आपको देखने को मिल रही है। और नीचे हियर यू विल फाइंड लेटर पांड्यास। ये पॉइंट क्लियर हो गया डीप साउथ का। हमने कहानी डीप साउथ पे छोड़ी थी इंपीरियल चोलास पे, और मैंने बताया था कि इंपीरियल चोलास का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो वेस्टर्न चालुक्यास से भी हो रहा है। यानी कि यहां पर आप देखोगे एक छोटे से एरिया में समवेयर अब चोलास सिमट के रह गए हैं, है ना, छोटे से एरिया में चोलास सिमट के रह गए हैं, और कुछ लेटर चोलास के रूलर जो हैं वो यहां से कहीं ना कहीं गवर्न कर रहे होंगे कुछ टाइम तक, और है ना। तो ये सब चीजें हो गई, धीरे धीरे चोलास खत्म हो रहे हैं। बाकी सब जगह कैसा सिनेरियो? चोलास को देखा था हमने कि भाई डीप साउथ को कब्जा कर लिया था, राइट। फिर इधर वाला आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ईस्टर्न ये चालुक्यास और वेंगी को भी अपने साथ मिला लिया था। फिर इधर भी पूरा सुमात्रा वाला पूरा एरिया जो है वो भी कैप्चर कर लिया था। बे ऑफ बंगाल उनके लिए एक लेक की तरह फॉर्म हो गया था। ये सब हमने देखा था। लेकिन चोलास जब पावर डिक्लाइन करती है, हमने देखा राजा राजावन और राजेंद्र प्रथम के बाद पावर ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गई। उसके बाद जो रूलर्स थे कोलुटुंगा वन, कोलुटुंगा सेकंड एंड ऑल दोज रूलर्स बड़े वीक रूलर थे, तो चोलास की पावर धीरे 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 कम होती गई, और फिर चोलास जो है गुमनामी में खो जाते हैं। क्लियर है यहां तक बात? तो ये हमारी नॉर्थ की कहानी थी। और यहाँ हाँ यहीं पर आप देखोगे पहले राष्ट्रकूट थे इस एरिया में, है ना। इसी एरिया में हम देखते हैं सर पहले राष्ट्रकूटा थे, अब यहां पर आप देखोगे तो वेस्टर्न चालुक्यास है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, आइए अब जरा दूसरी बात देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए। ये देख रहे हैं आप भाई, यहां पर आपको मिल रहा है उड़ीसा,
ये आप देख रहे हैं दिस इज द बंगाल वाला एरिया, और यहां आप देखेंगे दिस इज असम वाला एरिया। तो पालास के डिक्लाइन के बाद यू विल फाइंड कि यहां पर कुछ सिनारियो इस प्रकार का बन गया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आप इधर देखिए जरा दोस्त, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है। अब देखिएगा जरा प्लीज सी भाई, यहां पर इधर पे यहां पर कौन मिल रहा है, गुजरात की तरफ सोलंकीज मिल रहे हैं सर, सोलंकीज मिल रहे हैं। यहां पर आप देखोगे समवेयर अजमेर, चहमाना जिनको बोला जा रहा है, चहमाना जिनको हम लोग क्या चौहान कह रहे थे ना, चौहान जिनकी बात अभी हम करेंगे, पृथ्वीराज चौहान वगैरह, वो लोग यहां मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल फाइंड सर इसी जगह पे लगा हुआ समवेयर यू विल फाइंड परमार्स भी रूल कर रहे हैं, परमार्स रूल कर रहे हैं सर। यहीं पर थोड़ी जगह पे आप देखोगे कलछुरीज रूल कर रहे हैं सर, यहीं आप देखोगे थोड़ी जगह पे आप देखोगे चंदेलास रूल कर रहे हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं एक के ऊपर एक लिख रहा हूं। यहीं पर आप देखोगे सर गहड़वाल रूल कर रहे हैं, गहड़वाल रूल कर रहे हैं, समझ रहे हो सर। यहीं के आसपास आप देखोगे सर तोमर्स रूल कर रहे हैं, तोमर्स, यहां पर आप देखेंगे सर तोमर्स रूल कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और कश्मीर में यू आप देखोगे तो वहां पर काकाटिया डायनेस्टी है इस वक्त, काकाटिया डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी का जो रूलर था काफी इंपॉर्टेंट ललित आदित्य, जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई। आप एक बार जरा भारत के नक्शे को देखिए और थोड़ा महसूस करिए इतिहास को, रुक जाइए, थम जाइए, जिस स्क्रीन पे है वहां पॉज कर दीजिए और इस मैप को थोड़ा सा फील करिए पहले कि भारत का हुआ क्या ये। अब याद करिए वो जमाना याद करिए जब भारत के का नक्शा कुछ इस प्रकार का यहां पर हुआ करता था, ठीक है। थोड़ा सा इसको बेटर कर देता हूं समझने के लिए। ये था एक टाइम पे, दिस वॉज द मौर्यन अंपायर, याद है कि नहीं। ये पूरा क्या था, मौर्यन अंपायर था। एंशिएंट हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाया है। और मौर्यन अंपायर का जब स्प्लिट हुआ, ओ हो मौर्यन अंपायर जब स्प्लिट हो गया तो सर हमने देखा कि यहां पर आ गया था कौन, शुंगास, फिर यहीं पर आए कानवा, और सर यहां पर हमें देखने को मिले थे सातवाहना। सातवाहना एक्सपैंड करते हैं और सर ये वाला एरिया कुछ पल्लवास का, टोंडाई मंडलम का कैप्चर कर लेते हैं, टोंडाई मंडलम का एरिया कैप्चर कर लेते हैं, याद करिए। और दे देते हैं किसको, सर दे देते हैं पल्लवास को कि तुम इसको चलाओ। राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, दे दिया कि नहीं पल्लवास को, ठीक है ना। याद आ रहा है दोस्त, यहीं से चीजें बदलना शुरू हो चुकी थी। और धीरे धीरे अभी भी इधर आप देखेंगे क्या हुआ सर, इस एरिया में यू विल फाइंड हमको फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिले, हमको फॉरेन इन्वेजन्स देखने को मिले, राइट। इंडो ग्रीक्स, साकास, पार्थियंस, कुषाण, वो सब। और हमने डीप साउथ में सर यहां पर चेराज, पांड्याज, चोलाज, चेराज, पांड्याज देखने को मिले। ये कहानी थी हमारी। और फिर उसके बाद इस एरिया में यू विल फाइंड कि यहां पर गुप्ताज अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं, गुप्ताज अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं इस जगह पे आके। और ये सातवाहन जब डिक्लाइन करते हैं तो यहीं पर आते हैं वाकाटाका। और वाकाटाका और गुप्ताज का क्या होता है, इनका होता है मैट्रिमोनियल अलायंस। याद आ रहा है, पल्लवाज, गुप्ताज, ये सब चीजें हमने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ी थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि सर वाकाटाका के बाद यहां पर आए क्या, यहां पर आए सर चालुक्य। अब ध्यान रखिएगा, ये चालुक्य और ये पल्लवा दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। और चालुक्य मैंने कहा था कि सर ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक रूल करते हैं बदामी से, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था, ये बदामी से रूल कर रहे थे, इसी को हम लोग बतापी कह रहे हैं, इसलिए आप देखोगे इनको चालुक्य ऑफ बदामी कहा गया। और एक पोर्शन इन्होंने वाकाटाका ने दे दिया अपने भाइयों को, राइट, जो कि ईस्टर्न चालुक्य हो गए, है ना। और ये वेंगी से रूल कर रहे थे, वेंगी से, इसलिए उनको ईस्टर्न चालुक्य कहा गया, राइट। और इन्हीं के साथ जो है वो क्या है, चोलास का यहां पर सांठगांठ बैठती है, मैट्रिमोनियल लाइंस बैठता है। ये कहानी थोड़ी फील कराने की बात कर रहा हूं। और अब भारत की सिचुएशन मेडिवल हिस्ट्री में एंटर करने से पहले ये हो गई है, ठीक है। तो चालुक्यास के बाद कौन आया, चालुक्यास के बाद सर ये चालुक्यास के बाद हम देखते हैं यहां पर आए राष्ट्रकूटा,
यहां पर आ गए सर राष्ट्रकूटा। नॉर्थ में सर आप देखोगे गुप्तास, और गुप्तास के बाद यहां पर आता है हर्षवर्धन का रूल, हर्षा, पुष्यभूति, पुष्यभूति। और फिर हम देखते हैं सर आफ्टर अ ब्रीफ, जब इसका भी डिक्लाइन हो जाता है 647 एडी में, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिलता है इस एरिया में राइज ऑफ गुर्जरा प्रतिहारास। हमको गुर्जर प्रतिहारा देखने को मिलता है। ये मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत थी, मैंने आपसे बोला था। और साउथ के अंदर भी जब राष्ट्रकूटा डिक्लाइन करेंगे, ओहो मतलब राष्ट्रकूट से हमारी मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, तो राष्ट्रकूटा यहां हमने इसको डिस्कस कर लिया है। तो व्हाट यू आर इमेजिनिंग, व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस इज कि आप देखिए कि यहां पर पहले येलो वाले एरिया में राष्ट्रकूट थे मेजरली स्ट्रॉन्ग पावर्स, ब्लू वाले एरिया में गुर्जर प्रतिहारा थे स्ट्रॉन्ग पावर्स, और रेड वाले एरिया में यहां पालास थे स्ट्रॉन्ग पावर्स। लेकिन ये तीन स्ट्रॉन्ग पावर्स जो लड़ रही थी, मर मिट रही थी कन्नौज के लिए, लेकिन जब इनका डिक्लाइन हुआ तो वहां पर इनके फ्यूडेटरीज अराइज हुए, right? And this feudatories, as you can see here, Gadwals, Chandelas, Tomars, Sisodias, Parmars, Kalchuris, Solankis, right? Chauhans, all these are the independent Rajputs. ऐसे आपको पालाज में मिला। अब असम के अंदर you will find कि वहां पर भी आप देखोगे तो अलग अलग डायनेस्टी शुरू होती है, अहोम किंगडम आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे बंगाल के अंदर सेन डायनेस्टी आएगी, ठीक है। ऐसे आप देखोगे उड़ीसा के अंदर भी आपकी डिफरेंट डायनेस्टीज आएंगी, तो हम उसको देखेंगे एक बार, बस पासिंग रेफरेंस होगा, ठीक है। बट ये यहां पर इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। अब आप सोचो कि भारत की अगर ये सिचुएशन हो चुकी है, इस वक्त कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो पूरे भारत पे कब्जा करने का सोचे। ऐसे में आप देखोगे ये सिनारियो जब चल रहा है 712 एडी, अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कस भी करूंगा। मोहम्मद बिन कासिम, यहां पर बस सुन लीजिए इसको, वो जो है भारत के यहां पर, ये जो आप देखोगे इंडिया, यहां पर आप देखोगे इधर यू विल फाइंड सिंध, तो वो सिंध का यहां पर जो है वो सिंध पे अटैक करता है और यहां का जो रूलर था दाहिर उसको मार देता है। मतलब ये मोहम्मद बिन कासिम यानी कि इस्लाम जो है वो 712 एडी में यहां पर आके सिंध में बैठ चुका है, बट इसके आगे नहीं जा पा रहा है। सर क्यों? क्योंकि वेरी ऑब्वियस रीजन है, गुर्जर प्रतिहारास आर देयर इन पावर, और अभी वो पूरी तरीके से आप देखोगे तो इस्लाम के एडवेंट को, टर्क्स के एडवेंट को वो रोक रहे हैं। लेकिन द मोमेंट गुर्जर प्रतिहारास डिक्लाइन हो जाएंगे और ये इतने छोटे छोटे फ्यूडेटरीज निकल के आएंगे, ये फ्यूडेटरीज आपस में लड़ रहे होंगे, आपस में लड़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं है कि भाई बाहर से क्या हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि भाई ये एडवेंट ऑफ इस्लाम या एडवेंट ऑफ टर्क्स भारत के अंदर हो पाया। पॉइंट इज क्लियर यहां तक? ये कहानी की भूमिका बनाने के लिए मैंने आपको इतना समय दिया, आप थोड़ा महसूस करिए इस चीज को। कितने पार्ट में साउथ के अंदर भी चल रहा है, साउथ के अंदर देखिए कितने टूट गए, किंगडम्स बन के आ गए, ईस्ट की तरफ क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू बेसिकली फील, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं हम लोग वेस्टर्न चालुक्य से, क्योंकि राष्ट्रकूटा तक हम लोग ने बातें कर ली हैं। अब हम लोग यहां से बात करेंगे वेस्टर्न चालुक्य। टाइमलाइन मैंने आपको दिया था तीन डंडी वाली, वो तीन टाइमलाइन को ओपन कर लीजिए और राष्ट्रकूटा के बाद वेस्टर्न चालुक्य की कहानी को वहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। राइट, तो कहानी कुछ इस प्रकार की मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साहब कुछ ऐसा आप कहानी समझ लीजिए। देखिएगा, तो हमारी कहानी का डिस्कशन यहां पर ये हो रहा है कि सर राष्ट्रकूट की बात हमने कर ली है, हाँ राष्ट्रकूटास की बात हमने कर ली है। राष्ट्रकूटा के बाद कौन आया? वेस्टर्न चालुक्यास। वेस्टर्न चालुक्य, ये कौन थे ये लोग? दे वेर द फ्यूडेटरीज ऑफ राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटा की फ्यूडेटरी हैं। वेस्टर्न चालुक्य डिक्लाइन किया तो यहां से तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज उभर के आ रही हैं, और एक है यादवास, एक है आपका होयसाला, और एक है आपका काकाटिया, ठीक है। कहां से रूल कर रहे हैं? यादवास फ्रॉम देवगिरी, काका होयसालास फ्रॉम हालेबिड, एंड देन काकाटियास फ्रॉम वारंगल। क्लियर हो गई यहां तक बात, ठीक है। साउथ की कहानी हमने देख ली है साहब। यहां पर जो है हम देख रहे थे कि सर किस तरह से पल्लवाज अब रूल कर रहे हैं ना, संगम एज थी, फिर कालभरास का रूल आया, फिर पल्लवाज रूल करना शुरू कर देते हैं, पल्लवाज रूल करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। फिर हम देखते हैं सर उसके बाद हम देखेंगे इंपीरियल चोलाज भी हमें देखने को मिलते हैं ना, इंपीरियल चोलाज फिर हमें देखने को मिलते हैं कि वो राइज कर जाते हैं। इंपीरियल चोलाज समवेयर फ्रॉम उरायूर रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो वहां मुतरियार्स थे उनको ओवर पावर कर देते हैं, और फिर इंपीरियल चोलाज अपनी पावर को एक्सपैंड करते हैं। तो इंपीरियल चोलाज बहुत लंबे समय तक देखेंगे कि वो चलेंगे, और उनका जो लड़ाई है वो यहाँ पर इन सब के साथ भी यहाँ पर कहीं ना कहीं होता रहेगा, वेस्टर्न चालुक्याज के साथ होता रहेगा।
ठीक है, तो अभी के लिए यहां पर इसको हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं भी इसको ऐसे लेके चलिए बस, ठीक है। समवेयर अराउंड आप देखोगे 1250 एडी के आसपास, या मैं कहूंगा 1150 के आसपास खत्म हो जाता है, 1250 1150 के आसपास खत्म हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चोलास गुमनामी में खत्म होंगे बहुत बाद में जाके। तो फिर भी छोटे से एरिया से मैंने दिखाया, मैप में आपको रूल करते रहेंगे जब ये लोग भी यहां पर आ जाएंगे। तो कहानी ये सिनेरियो है। नॉर्थ की कहानी हमारी क्रिस्टल क्लैरिटी से हमको पता है कि सर जब पुष्यभूति डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद हमने यहां पर देखा गुर्जर प्रतिहारा आ गए, गुर्जर प्रतिहाराज लंबे समय तक रूल करेंगे इनके साथ, ठीक है। ये हमने यहां पर इस प्रकार से समझने के लिए उसको बना लिया, गुर्जरा प्रतिहारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहां पे देखेंगे कई सारे इंडिपेंडेंट राजपूत किंगडम्स का उदय होता है, ठीक है, जैसे कि सोलंकीज हो गए, सोलंकी हो गए, जैसे कि यहां पर गहड़वाल हो गए, गहड़वाल हो गए, ठीक है, जैसे कि यहां पर कलछुरीज हो गए, कलछुरीज हो गए, जैसे कि यहां पर तोमर्स हो गए, जैसे कि यहां पर चौहान्स हो गए, जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो परमार्स हो गए, जैसे कि आप देखोगे यहां पर चंदेलाज हो गए। ये लोग अब यहां पर रूल करते हैं, क्लियर। और अब सीधे इसके बाद जब ये सब डिक्लाइन करेंगे, ये खत्म होगा, तो अब ये लोग चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत यहां पर आ जाएगा। और जब दिल्ली सल्तनत अपना एक्सपेंशन करेगा तो वो नॉर्थ में अपने आप को एक्सपैंड करेगा, लेकिन साउथ की तरफ वो अपना एक्सपीडिशन भेजेंगे। इनके रूलर जो है वो साउथ की तरफ अपना एक्सपीडिशन भेजेंगे, तो ये वाले किंगडम्स वहां पिक्चर में आएंगे। इसलिए आपको इसको यहीं पर इंट्रोड्यूस करके जा रहा हूं। बात समझ में आ गया दोस्त? मेरी बस यही जद्दोजहद लगी हुई है कि आपको ये बात क्लिक हो जाए कि दिल्ली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब आएगा तो इनके एक्सपीडिशन साउथ में होंगे और तब इनका नाम आएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए कहानी को आगे बढ़ाया जाए। अब ये सब मैप मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी नहीं। चलिए तो पहले अभी बात करते हैं, यहां पर आइए, लेट अस टॉक अबाउट डायनेस्टीज ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। तो पहले हम लोग शुरुआत जो है इसी जगह से कर रहे हैं, हम लोग डेक्कन एंड साउथ इंडिया के डायनेस्टीज के बारे में शुरुआत कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ स्लाइड्स हैं, अब इन स्लाइड्स पे आपको फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं ये मैप आपको देखने को मिल रहा है ना। ये मैप 1200 एडी के आसपास का मैप है। अब 1200 एडी में यादवास आपको देखने को मिल रहे हैं कि वो आ चुके हैं, यानी वेस्टर्न चालुक्य डिक्लाइंड है। आपको होयसाला यहां ना देखने को मिल रहे हैं, यहां पर आपको काकटियास देखने को मिल रहे हैं, राइट, है ना। और बाकी आप देखिए कि नॉर्थ इंडिया की तरफ जो इंडिपेंडेंट राजपूत हैं, देखिए कलछुरीज देखने को मिल रहे हैं, चंदेलास देखने को मिल रहे हैं, राइट, परमार्स देखने को मिल रहे हैं, सोलंकीज भी आपको देखने को मिल रहे हैं, यस, राइट। और ऊपर की तरफ आप देखिए गुरीद सल्तनत जो है वो 1206 एडी में यहां पर क्या हो चुका है, वो आ चुका है, एंटर कर चुका है और कितने बड़े एरिया पे कैप्चर कर चुका है। धीरे धीरे वो इन सबको यहां पर हराएगा और अपना पूरा स्टैब्लिशमेंट यहां तक कर लेगा, क्लियर है। अब इसके बाद उनका इन्वेजन, जब अलाउद्दीन खिलजी बैठा होगा तो वो यादवास में एक्सपीडिशन ही भेजेगा, एक बार खुद जाएगा, एक बार अपने जो उसका इवांश था हिंजड़ा मलिक कफूर उसको ही भेजेगा। हम वो भी देखेंगे यहां पर, तो सारी डिस्कशन यहां पर ये होंगे, लेकिन अभी मैप देख लीजिए कौन सी चीज कहां पर यहां पर है। चलिए, तो ये कहानी हम लोग यहां देख चुके थे, वेस्टर्न चाल, मतलब यहां से हमें शुरू करनी थी, है ना। हालांकि मोटा मोटा जो हमने डिस्कशन अभी तक किया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि पहले इस जगह पर राजपूत थे, राजपूत के जहां पर वेस्टर्न चालुक्यास आए। वेस्टर्न चालुक्यास आप देखिएगा यहां रूल कर रहे हैं और ये रूल करते हैं कल्याणी से, ठीक है। इससे पहले राजपूत थे, उनकी कैपिटल क्या थी, मानेखेत थी, जैसे को मालखेड़ बोल रहे थे हम लोग, है ना। बाद में कौन आ गए, वेस्टर्न चालुक्यास आ गए। वेस्टर्न चालुक्यास यहां से रूल कर रहे हैं, लेकिन जब ये रूल कर रहे हैं तो आप देखो चोलास भी मौजूद है, और मैंने कहा था कि चोलास था, इनका भी यहाँ क्या चलेगा, 36 का आंकड़ा चलता रहेगा, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी जो है हम लोग ने डिस्कस करी हुई है। अब देखिए दोस्तों, बड़ी सिंपल सी बात है, ऑलरेडी थोड़ा सा लिखा है, बट आपको फोकस करना है ऑन द जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, आप उस पर फोकस करिए खाली, ठीक है। ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन हाँ फैक्ट्स हैं तो हम फैक्ट देखते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टर्न चालुक्य से शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम लोग यादवास, क्योंकि हमने इंपीरियल चोलास पे छोड़ा था तो साउथ से ही कहानी को शुरू कर लेते हैं, तो कहानी ऊपर चलती चली जाएगी, ठीक है। तो राजपूत डायनेस्टी, इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, वेस्टर्न चालुक्य, हमने डिस्कस कर लिया है। सबसे बड़ी बात, यहां पर फ्यूडेटरी था राजपूत का, एक राजपूत राजा का यहां पर फ्यूडेटरी था, इसका नाम था तैलापा टू। ध्यान रखिएगा, तैलापा टू ने ही क्या किया था कि राजपूत का लास्ट रूलर कक्का टू को मार दिया।
सिंपल बात, राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूट के कौन आया? वेस्टर्न चालुक्यास। तो राष्ट्रकूट का लास्ट रूलर था कक्काटू। कक्काटू को किसने मारा? तैलापा-टू ने। तैलापा-टू वाज द फ्यूडेटरी ऑफ राष्ट्रकूट। और जब तैलापा-टू ने कक्काटू को मार दिया, यानी कि राष्ट्रकूट के रूलर को मार दिया, तो तैलापा-टू फाउंडेड द वेस्टर्न चालुक्यास। ओ हो, यानी कि फाउंडर जो है, फाउंडर हो गया तैलापा-टू, ठीक है ना, फाउंडर हो गया इन 973 एडी एंड एस्टैब्लिश द वेस्टर्न चालुक्या किंगडम विद कल्याणी एज इट्स कैपिटल। तो इस तरह से वेस्टर्न चालुक्या जो है 973 एडी में फाउंड हो जाता है, कल्याणी उसकी कैपिटल बनती है। क्लियर हो गया? अब जब वेस्टर्न चालुक्याज है मालिक, तो मैंने बता दिया कि उनका कॉन्फ्लिक्ट किससे होगा? चोलास से। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी है, चोलास से कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक बात है सर, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी यहां नहीं है, ठीक है। ये खैर मैं आपको बता ही चुका हूं, तो नीड नॉट टू गो इनटू दिस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। यस, तो चालुक्याज ऑफ कल्याणी। अब इसमें देखिए 2-3 रूलर्स के नाम आएंगे, वो बस ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकता है। देखिए फॉर एग्जांपल सवाल यहां पर आपको टॉपिक दिख रहा है तैला-टू। अब कहीं आपको तैलापा-टू मिलेगा, कहीं आपको तैला-टू मिलेगा, एक ही बात है, ठीक है। तैलापा-टू और तैला-टू फाउंडर होगा, एक ही बात है, एक ही नाम है। तो दे वर द फाउंडर ऑफ द चालुक्याज ऑफ कल्याणी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रकूट को सक्सीड करते हैं, कैपिटल कल्याणी को बनाते हैं, ठीक है। अब तैलापा-टू वेस्टर्न चालुक्याज हैं, तो अगल बगल के टेरिटरी सबसे लड़ाई होगी। तो गंगाज ऑफ मैसूर, ऊपर परमार थे, नॉर्थ में उनके परमार थे, है ना। चालुक्याज ऑफ गुजरात, राइट, कलचुरीज ऑफ छेदी, इन सबसे लड़ाई लड़ेंगे। अरे भैया सिंपल सी बात है कि नहीं? चालुक्याज ऑफ कल्याणी आएंगे तो कहां लड़ेंगे भैया? ये परमार बैठे हुए हैं, देखिए, इनसे लड़ेंगे, है ना। वैसे आप देखोगे यहां पर आपको कलचुरीज मिलेंगे, उनसे लड़ेंगे। चालुक्याज ऑफ यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, चालुक्याज, उनसे लड़ेंगे। तो इनकी लड़ाई उनसे होती रहेगी, साथ ही में नीचे चोलास से होगी, ठीक है ना। तो ये हमने यहां पर समझ लिया। अब आइए देखिए, यहां पर तुंगभद्रा वाली बात हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, कि दोनों के बीच की बाउंड्री तुंगभद्रा बन जाती है। ये राजराज प्रथम और राजा प्रथम दोनों के, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों के टाइम पे था, ठीक है ना। तो ये तुंगभद्रा उनके बीच की, चालुक्य और चोलास के बीच की बाउंड्री भी थी। आगे आइए, फिर एक रूलर आता है विक्रमादित्य 6 ना। इंपॉर्टेंट है विक्रमादित्य 6 बिकॉज, क्योंकि आप देखिएगा कि ही एस्टैब्लिश चालुक्य विक्रम एरा इन द प्लेस ऑफ शाका एरा। तो शाका एरा को रिप्लेस करके विक्रमादित्य 6 ने चालुक्य विक्रम एरा को फाउंड किया यहां पर। अब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज या इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जिसको उसने पैट्राइज किया, जैसे आपने कल्हाण का नाम सुना होगा जिसने राजतरंगिणी लिखी थी, वैसे यहां पर एक बिल्हाण है, और बिल्हाण ने लिखी है विक्रमानंका देवाचरिता। याद करिएगा, विक्रमानंका देवाचरिता, ये किताब किसने लिखी है? बिल्हाण ने लिखी है। इसके अलावा मिताक्षरा किसने लिखी है? लिखिएगा विज्ञानेश्वरा। बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों पैट्रन की बात यहां पर आपको दोनों याद रखनी है, लिख लीजिएगा इनको, क्योंकि देखो फैक्ट है। आई जस्ट वांट टू गो थ्रू इट फास्ट। कहानी मैंने आपको समझाने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने में टुक टाइम, लेकिन ये फैक्ट को मैं समय देने की मतलब फेवर में नहीं हूं, फैक्ट आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए यहां पर चालुक्य का रेन है, ठीक है भाई, और इनकी लड़ाई का अब देखो, बाय द मिड 12th सेंचुरी चालुक्य रेन वेंड। जब चालुक्य का खत्म हुआ, यानी सिनेरियो खत्म हुआ, तो उनके फ्यूडेटरी सामने आ गए। कौन कौन? काकटियाज ऑफ वारंगल, होयसलाज ऑफ द्वार समुद्र। अब हालेबिड का नाम पहले द्वार समुद्र था, प्रेजेंट डे इट इज हालेबिड, एंड देन उसके बाद यादवाज ऑफ देवगिरी। तो ये तीनों पनपते हैं, वो मैंने कहानी आपको बता दी, सब कुछ वहां दिख रहा है ना। फैक्ट्स को बस नोट कर लीजिएगा, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, ठीक है। अब आइए यादवास के बारे में हम बात करते हैं, यादवास के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, तो यहां से अब जब वेस्टर्न चालुक्यास में इतना ही है, फाउंडर का नाम ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य 6 का नाम ध्यान रखिएगा, और 2 ऑथर जो स्कॉलर्स थे उनका नाम ध्यान रखिएगा। ये फैक्ट्स हैं। अब इसके अलावा कहीं और कोई फैक्ट मिले आपको, प्लीज नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, मुझसे शिकायत मत करिएगा, क्योंकि सिंपल रीजन है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं। आपको मॉक दोगे, आपको पीवाईक्यू दोगे, आप स्टेट पीएससी दोगे, उसमें आप प्लीज इसको इंकलकेट कर लीजिए। मेरी तरफ से कहानी को समझने की कोशिश करिए, जो टीचर का काम होता है ना। जो आप नहीं समझ पा रहे वो समझो मुझसे, समय की सीमा जो है मेरे पास है, उसमें कहानी को समझने की कोशिश करिए। फैक्ट्स आप कर लेंगे, फिर भी फैक्ट्स जो है थोड़ा बहुत हम लोग यहां देख के चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 में यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था, ठीक है। जैसे देखिए यादवास ऑफ देवगिरी। अब यादवास ऑफ देवगिरी, ये देवगिरी से रूल कर रहे थे, और ये यही यादवास हैं जिनके टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक्सपीडिशन भेजा था, और वो एक्सपीडिशन विदाउट द अप्रूवल ऑफ जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी आप देखोगे तो 1290 से लेकर 1296 के बीच में ही वॉज बेसिकली द सुल्तान। और उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या था? उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी ही वाज बेसिकली द गवर्नर, वन ऑफ द प्रोविंसेस का गवर्नर था। तो उसने एक प्रोटोकॉल तोड़ दिया था, और प्रोटोकॉल ये था कि उस वक्त अगर आप किसी एक जगह का आप एक्सपीडिशन कर रहे हैं, सो यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द सुल्तान। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बिना परमिशन लिए उसने देवगिरी का एक्सपीडिशन कर दिया।
राइट। तो ये एक्सपीडिशन हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, बट किया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यादवास। और उस वक्त राजा कौन था देवगिरी का? राजा रामचंद्र। ये देखिए राजा यहां पर कौन था? रामचंद्र देवा वाज द किंग। रामचंद्र देवा वाज द किंग हु फेस्ड इन्वेजन फ्रॉम अलाउद्दीन खिलजी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको यूपीएससी यहां पर पूछ सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, यादवास अपने आप को यादव फैमिली की बोलते थे, ठीक है। और ये ऑफ कोर्स वेस्टर्न चालुक्यास जब यहां खत्म होते हैं, है ना, वेस्टर्न चालुक्यास के बाद उनके ये फ्यूडिटरी निकल के आते हैं। ओरिजिनली फ्यूडिटरीज थे राजपूता के, एंड सब्सिक्वेंटली वेस्टर्न चालुक्यास के फ्यूडिटरी बने, फिर ये वहां से निकल के आते हैं, ठीक बात है। अब इंपॉर्टेंट, भिल्लामा 5 इज द फाउंडर। ये बात आपसे पूछ सकता है यूपीएससी, यादवा किंगडम का फाउंडर कौन है भाई? देवगिरी का फाउंडर इज भिल्लामा, ध्यान रखिएगा। ऐसे यहां पर आपको एक राजा मिलेगा सिम्हार, ब्रॉट द यादवा किंगडम टू इट्स जेनिथ। और जो लास्ट फेमस रूलर है इस डायनेस्टी का वो है राजा रामचंद्र देवा, और रामचंद्र देवा की ही टाइम पीरियड में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो एक्सपीडिशन करता है। ये बात ध्यान रहेगी। फाउंडर का नाम पता होना चाहिए, फ्यूडिटरीज हैं ये वेस्टर्न चालुक्यास के, ये बात क्लियर हो गई। एंड राजा रामचंद्र देवा वाज द रूलर जब अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपीडिशन किया था। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपको पता होगा, आप मूवीज में देखते आ रहे हो, लेकिन ये देवगिरी के राजा का नाम आप नहीं जानते होगे, इसीलिए इसको बताना पड़ा मुझे, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाता मैं तो वहां पर बोलता देवगिरी एक्सपीडिशन, तो आपको समझ आता देवगिरी कहां से आ गया, वाई देवगिरी किसके किंगडम में था। इसीलिए पहले मैंने आपको ये एडवेंट ऑफ टर्क से पहले मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद अब ये आप प्लीज रीड करिएगा, इसमें सेम चीजें यहां पर लिखी होंगी। आइए काकाटियास की बात करते हैं। अब काकाटियास यहां से भी यूपीएससी ने 2023 में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सवाल पूछा हुआ है, आइए जरा देखते हैं यहां पर क्या है। तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एंशिएंट तेलुगु फैमिली, ये भी फ्यूडिटरी थे किसके? वेस्टर्न चालुक्यास। हमने देखा वेस्टर्न चालुक्यास का जब डिक्लाइन होता है तो 3 डायनेस्टीज निकल के आती हैं, उसमें से काकाटियास भी हैं। अब ये कहां से रूल कर रहे हैं? वारंगल से रूल कर रहे हैं, ठीक बात है। अब इनका देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट, बेटा 1 carved out a small kingdom in Nalgonda district following the demise of Western Chalukya king विक्रमादित्य 6। तो विक्रमादित्य 6 का जब डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद हम देखते हैं बेटा 1 ने एक नया स्मॉल किंगडम निकाला, वो काकटिया का किंगडम था। गणपति, अ प्रोमिनेंट काकटिया रूलर, सेंट्रलाइज पावर, पूरी पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी ऑफ वारंगल, किसने? गणपति ने, एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल देयर। तो यहां पर काकाटियाज में इतनी बात ध्यान रखिएगा, बेटा 1 के बारे में ध्यान रखिएगा। ही इज बेसिकली द चीफ, है ना, जिसने यहां पर इसको बना दिया था वारंगल को, राइट। और ये आपका किंगडम बनाया काकाटियाज का। फिर गणपति, ये इनके यहां पर इंपॉर्टेंट रूलर में आ गए। देन उसके बाद आप देखिए रुद्रमा देवी। अब रुद्रमा देवी बेसिकली ये डॉटर है गणपति की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ ही वुमेन है जो रूल कर रही हैं। तो रुद्रमा देवी इज द डॉटर ऑफ गणपति, राइट। अज्यूम द नेम ऑफ रुद्रदेव महाराजा। तो she took the title of रुद्रदेव महाराज and ruled for approximately 35 years तक रुद्रदेव महाराज या फिर रुद्रमा देवी ने रूल किया, ठीक है। एंड वॉज अ पैट्रन ऑफ पशुपति शिव मोनास्ट्रीज की, मोनास्ट्री को पैट्रनाइज किया था, पैसा रुपया दिया था इसके यहाँ पर बनावट में, ठीक है, बनाने में। और प्रताप रुद्र जो है ये रुद्रमा देवी का ग्रैंडसन, रुद्रमा देवी का ग्रैंडसन, यानी गणपति उनकी यहाँ पर डॉटर, और फिर उसके बाद ये रुद्रमा देवी के ग्रैंडसन है। ये was the dynasty's last ruler and was defeated by गियासुद्दीन तुगलक। अब देखिए आप, तुगलक ने इसको डिफीट किया हुआ है। तो एक्चुअली ये पीरियड जो है अर्ली मेडिवल में भी नहीं आता, मैं आपको लेक्चर में 1 में पढ़ा था, तो वहां भी फिट नहीं बैठता, क्योंकि वहां पर आप देखिए ये सब तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक आ गए। ये तो दिल्ली फेज 2 की बात हो गई, इसलिए मैंने फेज 2 में एंटर करने से पहले इसको पढ़ाया हुआ है। तो फेज 1 छूट रहा है, फेज 1 पकड़ रहे हैं, तो वहां पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट फाउंडर कौन हो गया, लास्ट रूलर कौन हो गया? गणपति और उनकी डॉटर रुद्रमा देवी, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, क्या पूछा है इसमें? ये पूछा था मोटुपल्ली, ये यहां पर आया था मोटुपल्ली। तो मोटुपल्ली वाज द चीफ पोर्ट ऑफ द काकाटियाज एंड वेनेशियन ट्रैवलर मार्को पोलो विजिटेड दिस। ये यूपीएससी 2027 में यहां पर 17 में सवाल पूछा गया, मोटुपल्ली को लेकर पूछा गया। तो मोटुपल्ली क्या था भाई? एक चीफ पोर्ट है काकाटियाज के अंदर, ये सवाल यहां पर आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो मॉक्स लगाइए, है ना, कोई फैक्ट हो तो उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, यही बात मैं पहले यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस वाज द काकाटिया का रूल, यहां पर आप देख लिया। तो यहां पर यादवाज हो गए, यहां काकाटियाज हो गए। अब आइए बात करते हैं हम लोग बात करते हैं होयसालास के। अब ये नाम होयसाला कैसे पड़ा? देखो मैं क्रक्स में आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद आप इसको रीड ऑन करोगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो होयसाला नाम कहां से पड़ा? इनका जो फाउंडर था वो साला था, साला, SALA, साला। तो एक लेजेंड ये कहता है कि भाई यहां पर टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए जो इनके गुरु थे, ऑन द इंस्टेंस ऑफ हिज गुरु, ही सेड कि स्ट्राइक साला, स्ट्राइक साला। तो होय साला बोला, होय साला, तो उसका मतलब है स्ट्राइक साला, स्ट्राइक साला। तो ये गुरु ने इनके बोला था, एंड हेंस यहां पर जो है टाइगर को डिफीट कर दिया था साला ने। एंड यहां पर देखोगे ये यहां से नाम जो है ये
होयसाला पड़ जाता है, स्ट्राइक साला, ठीक है। एक तो ये, अब इनकी कैपिटल पहले अर्ली कौन सी कैपिटल क्या बोलते हैं, द्वार समुद्र बोलते थे, लेकिन बाद में इसी का नाम हालेबिट पड़ गया, ठीक है। एक तो ये हो गया, गरुड़ उनका सिंबल हो गया। तीसरी बात, ये क्वेश्चन एग्जाम में क्यों आया था होयसलास के ऊपर, क्योंकि उस साल आप देखोगे तो इनके 3 टेंपल्स को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया था, इसलिए आप देखोगे यहां से सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो वो 3 टेंपल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बस बताना ही चाह रहा हूं, देखो सवाल कैसे आ जाते हैं, बिकॉज 3 टेंपल्स यहां पर न्यूज में आ गए थे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुए थे, इसलिए होयसलास के बारे में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो इनका पॉइंट वही होगा कि फ्यूडिटरीज है, ठीक बात है, किसके, फ्यूडिटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास, राइट। कैपिटल इनकी क्लियर हो गई, कैपिटल इज हालेबिड या द्वार समुद्र हो गया, है ना। और फिर इनके यहां पर आइए फाउंडर्स की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। यस, तो ओरिजिन होयसलास गवर्न एरिया स्पैनिंग कर्नाटका, तमिलनाडु के एरिया में ही लोग यहां पर रूल कर रहे हैं, ठीक बात है सर। विद साला सर्विंग एज अ डायनेस्टी फाउंडर, तो साला जो है फाउंडर होगा, ठीक बात है। फर्स्ट किंग स्ट्रीम छोड़ दीजिए इसको, हाँ ये द्वार समुद्र से आता है, ये ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट डे को हालेबिड कहेंगे। पॉलिटिकल हिस्ट्री, होयसलास व फ्यूडिटरीज ऑफ वेस्टर्न चालुक्यास हमने देख लिया है ना। ऑफ कल्याणी, कल्याणा लिखा है, कल्याणी ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर, ठीक बात है। मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ होयसला इज वेयर, विष्णुवर्धन, वीर बल्लाल 2 एंड वीर बल्लाल 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 3 नाम, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे पैटर्नाइजेशन किए गए, आर्ट स्कॉलर्स के पैटर्नाइजेशन हुआ, जिसको हमें याद करना इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे किताब के रूप में पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। आगे बताता हूं आपको। तो विष्णुवर्धन, जिनको यहां पर बिट्टी देवा भी कहा जाता था, ये होयसलास का ग्रेटेस्ट यहां पर किंग था, ये होयसलास का यहां पर आपको ग्रेटेस्ट किंग देखने को मिल रहे हैं, ठीक बात है, राइट। तो एक तो ये हो गया, सोसाइटी कैसी थी, टॉलरेंट थी, पैटर्नाइज किए गए वेरियस रिलीजियस एंड हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया गया, ठीक है। ये विष्णुवर्धन, जिनको बिट्टी देवा कहा गया है, इनिशियली एक जैन थे, लेकिन बाद में ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट रामानुज। तो रामानुज के इन्फ्लुएंस में विष्णुवर्धन जो है वो पहले जैन थे, लेकिन बाद में ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ रामानुजा वो कन्वर्ट हो जाते हैं वैष्णविज्म में। तो ये बात यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए, तो होयसलास के बारे में हम बात कर रहे थे। साला, इनका नाम है निरपकामा, साला को निरपकामा भी कहते हैं, है ना। ही इज द फाउंडर हो गया, 2023 में सवाल आया यहां से, ठीक है। अब उसका एक्सटेंट हमने देख ही लिया, कहां कहां तक रूल कर रहे हैं। यस, कैपिटल वॉज द्वार समुद्र, आज उसको हालीवुड कहते हैं। बेलूर जो है इनका रॉयल रेसिडेंस था। गरुड़ जो है इनका यहां पर आप देखिएगा रॉयल सिंबल हो गया एक तरह से। रॉयल फैमिली प्रोटेक्टेड बाय वेल ट्रेन्ड फोर्स ऑफ बॉडीगार्ड्स नोन एज गरुड़, ठीक है। और ये उसी गरुड़ के, मतलब ये बॉडीगार्ड्स थे उनके, जो काफी बड़े फेमस थे, ठीक है। तो वेल ट्रेन्ड फोर्स ऑफ बॉडीगार्ड्स, जिनको गरुड़ कहा जाता था, वो उनको प्रोटेक्ट करते थे, ठीक बात है ना। अब कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है किससे, तो भैया ये 3 जो निकल के आएंगे वेस्टर्न चालुक्यास से, होयसलास, यादवास, काकाटियास, तो आपस में लड़ाई भी लड़ेंगे। तो इनका कॉन्फ्लिक्ट भी यादवास से हो रहा है, पांड्यास से इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब नोटेबल रूलर्स में आइए, तो हमने देखा विष्णुवर्धन, जिसको हम लोग बिट्टी देवा भी बोल रहे हैं, ठीक बात है। अब इनके टाइम में यू विल फाइंड कि पहले जैनिज्म थे, फिर ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट होते हैं। ही कमीशनड, ये 3 टेंपल बने हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। द चिन्ना केशवा टेंपल, है ना, एट बेलूर, है ना, बल्ला, ही कमीशन दिस चिन्ना केशवा टेंपल। तो यहां पर ये जो आपके विष्णुवर्धन है, ये यहां पर इसको कमीशन करवाते हैं, ध्यान रखिएगा। ही कमीशन दिस चिन्ना केशवा टेंपल, चिन्ना केशवा टेंपल एट बेलूर, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बल्लाला 3 की बात करेंगे, तो ये दिल्ली सल्तनत के खलजीज और तुगलक से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये देखिए, अब अगेन होयसलास के टाइम पे भी यू विल फाइंड कि देखिए एक्सपीडिशन नीचे हो रहा है, और खलजीज और तुगलक, इनफैक्ट आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है, हम उसकी बात करेंगे अभी, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक्सपीडिशन करेगा, वो चढ़ाई कर देगा अभी काम्पली किंगडम, होयसला, काकाटियास के ऊपर। तो वहां के मिनिस्टर थे, वो भाग के चले आते हैं होयसलास में। अभी डिस्कशन होगा, अगर हम पहले पढ़ेंगे तो वहां डिस्कशन होगा, लेकिन अभी ध्यान रखिएगा इस तरह से बस कि देखिए बल्लाला 3 जो है वो इज फाइटिंग द दिल्ली सल्तनत, इसलिए दिल्ली सल्तनत से पहले इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में इनका जिक्र होगा, ठीक है। देन उसके बाद होयसलास के यहां पर आप देखोगे बिल्डर्स थे, तो एक होयसलास वाला टेंपल भी यहां बनाया गया हालेबिड में, है ना। चिन्ना केशवा टेंपल बनाया गया बेलूर में, ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। एंड इंपॉर्टेंटली होयसला कैपिटल जो थी हालेबिडू, वो सैक्ड ट्वाइस इन 1311 एंड 1327 एडी, 2 बार सैक भी करी गई थी, 2 बार सैक भी करी गई है होयसला की यहां पर कैपिटल, ठीक है। तो ये बात थोड़ा यहां पर ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम देखें, ये देखिए न्यूज आई थी, उसी न्यूज में यहां पर ये प्रीवियस में क्वेश्चन आया, ये द हिंदू का आर्टिकल है 19 सितंबर 2023 का, और 3 होयसला टेंपल्स ऑफ कर्नाटका इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसलिए यहां पर आप देखिए इसको पूछा गया था। तो ये आपका चिन्ना केशवा टेंपल है, ये बेलूर का टेंपल है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो इसको बनाया किसने है भाई, होयसला किंग विष्णुवर्धन ने इसको बनाया, इसको हम लोग बिट्टी देवा भी बोल रहे हैं,
है ना, हम लोग बिट्टी देवा भी इसको बोल रहे हैं, ठीक बात है। तो ये तो क्लियर हो गया चन्ना केशवा टेम्पल, है ना। ना ये बेलूर, अर्लियर नोन एज वेलापुरी, वेलूर बेलब अलग नाम से जाना जाता है। ये यगाची रिवर की बैंक्स पे सिचुएटेड है एंड वन ऑफ द कैपिटल्स ऑफ होयसला एम्पायर रहा करती थी ये आपकी, जहां पर ये बना हुआ है। ये एक स्टार शेप्ड टेम्पल है, कल्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी यहां पर इतना ही रेफरेंस काफी है कि स्टार शेप टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। तो याद रहे कि भाई ये पहले जैनिज्म को फॉलो करते थे, बाद में ये वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए। तो आप टेम्पल भी देखोगे तो क्या बना, वैष्णविज्म, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल है, ठीक है। ये बात यहां ध्यान रखिएगा। क्लियर, इतनी सी बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद आप देखिए एक और टेम्पल है, दैट इज द होयसलेश्वरा टेम्पल, ये हालेविड में है, आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ ये ट्विन श्राइन टेम्पल है, जैसे वो स्टार शेप था, ये ट्विन श्राइन टेम्पल है और ये लार्जेस्ट शिव टेम्पल है बिल्ड बाय होयसलास, लार्जेस्ट शिव टेम्पल, लार्जेस्ट शिव टेम्पल, ठीक है ना। यहां पर आप देखोगे तो ये इससे पहले वाला वो आपका विष्णु का लॉर्ड विष्णु टेम्पल है, ये लॉर्ड शिव टेम्पल है, वैष्णविज्म में कन्वर्ट हुए थे वीर आपका विष्णुवर्धन, राइट। तो वैष्णविज्म हो गया, विष्णुवर्धन तो वैष्णविज्म, ये आपका देखोगे लॉर्ड शिव से रिलेटेड हो गया, ठीक है। इसमें आप सीन्स देखोगे रामायण और महाभारत, है ना, और भगवत पुराण, इन सब से आपको सीन्स जो है इस मंदिर की दीवारों पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 3 जैन बसाडीज भी, टेम्पल्स भी हैं ऑफ द होयसलेश्वरा पीरियड, एज वेल एज स्टेप्ड वेल भी आपको मिलेगा। तो ये टेम्पल के बारे में हम लोग और ज्यादा डिटेल से कल्चर के अंदर बेटर तरीके से देखेंगे। क्लियर हो गया, तो ये बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी एक टेम्पल हो गया। देन उसके बाद केशवा टेम्पल एट ऑफ सोमनाथपुरा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बारे में 2 लाइनें इंपॉर्टेंट है कि भाई ये एक ब्यूटीफुल त्रिकुटा टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, ठीक है, एंड 3 फॉर्म्स, जनार्दन, केशव एंड वेणुगोपाल, राइट। तो 3 फॉर्म्स में यहां पर दिखाए गए हैं लॉर्ड कृष्ण को, ठीक है। लॉर्ड कृष्ण के 3 फॉर्म्स डेडिकेटेड लॉर्ड कृष्ण, 3 फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म्स में दिखाए गए। तो चन्ना केशवा टेम्पल में देखा लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। देन उसके बाद होयसलेश्वरा टेम्पल लॉर्ड विष्णु को, लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है। एंड यहाँ पर ये जो आपका टेम्पल है सोमनाथपुरा का टेम्पल, ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड कृष्ण और उनके 3 फॉर्म्स को दिखाया गया। मेन केशव आइडल इज मिसिंग एंड द जनार्दन एंड द वेणुगोपाल आइडल्स आर डैमेज्ड राइट नाउ, ऐसा सिचुएशन इसका चल रहा है। क्लियर भाई, ठीक है भाई। तो यही हमारे पास यहां पर सिनारियो है। अब इसमें ना कुछ ऐसे लेटर पांड्यास है, तो लेटर पांड्यास का भी सिनारियो है। लेटर पांड्यास कौन थे, देखो सिंपल सी भाषा में क्रक्स कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी थोड़ा आउटलाइन लेना चाहिए। 300 BC से 300 AD की में संगम पीरियड चल रहा था, चोलाचेरा पांड्या तब के पांड्यास हो गए। उसके बाद 600 AD से लेकर फिर क्या मैंने कहा था 300 AD के बाद कालभरास का रूल आ जाता है। तो कालभरास का जब रूल आया तो ये चोलाचेरा पांड्या सप्रेस हो गए। फिर 600 AD में फिर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर हमें कुछ पांड्यास इंडिपेंडेंट तरीके से रूल करते हुए मिलते हैं, ठीक है। मतलब पावर रीगेन हो रही थी पांड्यास की 1300 से लेकर 1400 के बीच में, ये वो टाइम पीरियड है जो लेटर पांड्यास का यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पर रूल कर रहे हैं, 1300 से लेकर 1400 के बीच में आपको देखने को ये मिल रहे हैं। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ये इतनी बात यहाँ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर और ये कालभरास के बारे में बता दिया, हिल ट्राइब्स थी 3rd सेंचुरी 6th सेंचुरी कर रही हैं, ठीक है। बाकी इतना आपको अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत सारी अभी इन्फॉर्मेशन है, ये आप खुद गो थ्रू भी करिएगा, ठीक है। ये इनके यहाँ पर रूलर्स के नाम हैं, अरिकेसरी मरवना, देन उसका जटिला परंटका, नेदुंजैन, देन श्रीमारा श्रीवल्लभा, ये सब बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो यू वांट टू गो थ्रू, यू कैन गो थ्रू। मैं डायरेक्टली आता हूं आपके इस पे नॉर्थ ईस्ट की डायनेस्टीज, यानी कि हम बात करेंगे असम, बंगाल और उड़ीसा की। क्लियर, असम, बंगाल और उड़ीसा की बात हम लोग करने जा रहे हैं। अगेन बड़ा सिंपल है, ज्यादा नहीं है। अब असम के अंदर बात करेंगे तो देखिए 2 डायनेस्टीज, एक सलम्बा डायनेस्टी आई, फिर प्रलम्बा डायनेस्टी आई। सिंपल, एक सलम्बा डायनेस्टी, एक प्रलम्बा डायनेस्टी। तो ये शुरू होता है जहां पर असम देखोगे आप, तो असम को हिस्टोरिकली कामरूपपुर कहा जाता, कामारूप कहा जाता है, कामरूप कहा जाता है ना। हिस्टोरिकली इट इज कॉल्ड एज कामरूप, ध्यान रखिएगा। और या फिर इसी को प्रगज्योतिषपुर कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट सिटी टाउन टाइप हो गया। तो आसाम जो है उसको कामरूप कहते हैं और उसको प्रगज्योतिषपुर कहते हैं। और ये पाल के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन जहां पर जब देखोगे देवपाल जब रूल कर रहा था, पालास का रूलर देवपाल, लेकिन जब यहाँ पालास डिक्लाइन करते हैं, ठीक है, तो उनका यहाँ पर आप देखोगे फाउंडर कौन बनता है, हरजरा वर्मन। ध्यान रखिएगा, हरजरा वर्मन इज द फाउंडर ऑफ द सलम्बा डायनेस्टी, डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द पालास। पालास से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, या पालास वीक पड़ने लग गए, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, और इंडिपेंडेंट घोषित करने के बाद हरजरा वर्मन जो है वो यहाँ पर फाउंड कर देते हैं किसको, सलम्बा डायनेस्टी को। क्लियर है। इनकी कैपिटल होती है हरूपेश्वरा, हरूपेश्वरा इज द कैपिटल ऑफ सलम्बा डायनेस्टी, इतनी बात ध्यान रखिएगा। प्रलम्बा डायनेस्टी आती है इसके बाद। प्रलम्बा डायनेस्टी का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एक अनआइडेंटिफाइड किंग है।
अब राजा का नाम नहीं पता, लेकिन 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 बख्तियार खलजी का एक यहां पर अटेम्प्ट होता है अटैक करने का, बंगाल कैप्चर करने का, उसको रिवेल कर देता है ये अनआइडेंटिफाइड किंग। अब बख्तियार खलजी कहां से आ गया? देखो, इतनी बात आपने बेसिक पढ़ी होगी या जानते होंगे कि जब महमूद गजनी है ना, ये मोहम्मद गौरी ने तो क्या किया था, हम देखते हैं कि सर मोहम्मद गौरी आया और फिर उसके बाद उसने लड़ाई लड़ी, राइट। गजनी आया, लूट के चला गया। मोहम्मद गौरी जब था तो मोहम्मद गौरी ने बैटल ऑफ तराइन लड़ी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर फिर वहां पर अपना एस्टैब्लिशमेंट कर दिया। लेकिन जब गौरी यहां से रिटर्न किया तो उसने अपने कमांडर को छोड़ दिया, है ना। जैसे आप देखोगे गजनी से जो है, या आप देखोगे इस एरिया से याकूत रूल कर रहा था, है ना। इनफैक्ट याल्दूज रूल कर रहा था, कोबाचा मुल्तान से रूल कर रहा था, कोबाचा भी गवर्नर था, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर से रूल कर रहा था, और बख्तियार खिलजी बंगाल पहुंचता है। तो इससे पहले जब बख्तियार खिलजी कोशिश करता है तब वो रिपेल कर दिया जाता है। प्रलंबा डायनेस्टी जो है वो रिपेल कर देती है बख्तियार खिलजी के अटेम्प्ट को, अटैक को सक्सेसफुल नहीं होने देती है। तो एन अनआइडेंटिफाइड किंग ऑफ दिस डायनेस्टी सक्सेसफुली रिपेल्ड द बख्तियार खिलजी अटैक, इन्फ्लिक्टिंग हेवी लॉसेस ऑन द इन्वेडर्स। तो इन्वेडर्स को बड़ा नुकसान यहां पर होता है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे यहां पर अहोम किंगडम आता है 1228 के बाद। अब इस जगह पे अहोम किंगडम आएगा। अब अहोम किंगडम का जिक्र यूपीएससी ने अभी एनडीए के पेपर में किया था, जहां पर इसके कमांडर था जिसका नाम था लचित बोरफुकान, और उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो एनडीए के अंदर सवाल आया था कि भाई लचित बोरफुकान के ऊपर, ठीक है। तो लचित बोरफुकान जो है ये अहोम कमांडर थे, और 1671 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी इन्होंने, एंड दैट इज द बैटल ऑफ सराय घाट। और उस बैटल में 1671 में मुगलों को मार मार के भगाया था दिस कमांडर लचित बोरफुकान ने। और लचित बोरफुकान के नाम पे नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़कवासला के अंदर यू विल फाइंड, जब हाँ स्टूडेंट जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है, यह एनडीए की ट्रेनिंग जो होती है ना, इसमें आपको आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। आफ्टर क्लास 12th एग्जाम होता है ये, तो वहाँ पहुंचते हैं ट्रेनिंग के लिए, आर्म्ड फोर्सेस भर्ती होती है, तो वहाँ पर ये मेडल दिया जाता है, लचित बोरफुकान मेडल। और 400th एनिवर्सरी थी, तो यूपीएससी ने सवाल वहां पर पूछा था, ठीक है। तो अहोम किंगडम एक इंपॉर्टेंट किंगडम है, ठीक है। ये अहोम्स ही थे जो बाद में मुगलों को मार भगाते भी हैं बंगाल के, इस असम के एरिया से। क्लियर है? तो ये आसामी कहानी हो गई, क्लियर है। इसके बाद आइए बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में यहाँ पर वर्मन का इतना कुछ रौला नहीं था, सेना का रौला था, सेना। तो सेना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसे वर्मन रोज टू पावर इन 11th सेंचुरी, और फिर सेनाज वहां पर आ गए, ठीक बात है। अब यहाँ विजयसेन एक इंपॉर्टेंट है। देख विजयसेन 1095 AD में इंपॉर्टेंट चीज, इनका एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, देवपाड़ा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, जिसके थ्रू हमको यहां पर विजयसेन के बारे में पता चलता है। उसके बाद गद्दी बैठता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट सोशल सिस्टम की शुरुआत करता है जिसको हम लोग कोलोनिज्म कहते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मण सेन वाज द लास्ट ऑफ द हिंदू रूलर्स। ध्यान रखिएगा ये लक्ष्मण सेन के बारे में कि भाई लास्ट हिंदू रूलर ऑफ बंगाल, ही इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल का आखिरी हिंदू रूलर वाज लक्ष्मण सेन। अब यहाँ पर कुछ यहाँ राइटर्स के नाम है जिसकी किताब आपको पता होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा किताब का नाम देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ नोटेबल फिगर्स, जैसे जयदेव। तो जयदेव इज राइटिंग गीता गोविंदा। हलयोद राइटिंग ब्रह्मण सरस्वा। देन धनर रत्नमाला एंड श्रीधरा दासा। तो ये कुछ किताब है, इनके आप थोड़े नाम ध्यान रखिएगा, संस्कृत वर्सेस। देन यहाँ पर सदुक्तिकर्णामृता। तो ये कुछ आपके नाम जो है इंपॉर्टेंट है, उनके कोर्ट्स में थे ये लोग, कौन कौन, जैसे जयदेव, हलयुद्ध, है ना, देवर इन द कोर्ट। देन उसके बाद यू विल फाइंड श्रीधर दासा, एंड देन ये इनके यहाँ पर कुछ कोर्ट्स के अंदर उनकी किताबें इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आप प्लीज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेन डायनेस्टी के अंदर यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन लास्ट ऑफ द हिंदू रूलर्स, विजय सेन बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रूलर थे 1095 AD में। इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमको देवपाड़ा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से मिलती है। चलिए आगे आते हैं, अब आते हैं उड़ीसा के ऊपर। उड़ीसा में यदि यहाँ पर आप देखोगे तो क्या क्या यहाँ पर है देखिएगा। तो मिड 7th सेंचुरी में उड़ीसा वॉज अंडर द रूल ऑफ सैन्य भीता माधव वर्मन, ठीक है, ऑफ द शैलोभ। यहां पर देखिए डायनेस्टी कौन सी है, शैलोदभावा डायनेस्टी, ठीक है। यहां पर अश्वमेध सैक्रिफाइस के लिए जाने जाते हैं अपने ये। दिस डायनेस्टी हेल्ड स्वे इन द मिड 18th सेंचुरी में आती है ना। अब यहां पर आप देखेंगे आफ्टरवर्ड्स ओडिशा वाज गवर्न बाय सेवरल डायनेस्टीज। तो यहाँ पर शैलोदभावा डायनेस्टी के बाद कई सारी डायनेस्टीज यहाँ पर गवर्न कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड कि यहाँ सेवरल डायनेस्टीज, जैसे कि काराज, जैसे कि भंजाज है, ये लोग यहाँ पर रूल करते हैं, ठीक है। इनके 5 फीमेल रूलर्स भी होते हैं। ईस्टर्न गंगा भी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे, गंगाज ऑफ मैसूर,
रिलेटेड टू गंगाज ऑफ माइसोर थे, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दिस, है ना, इसमें गो थ्रू करिएगा। कल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे चल के कल्चर में इसको देखेंगे, वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। अब आते हैं डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ। अब यहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि भाई क्योंकि अब हमको एडवेंट ऑफ टर्क्स लेके आना है। टर्क्स कैसे आए, तो ये जब हम यहाँ पर जानेंगे इंडिपेंडेंट राजपूत के बारे में, चंदेलास के बारे में, है ना, तोमर्स के बारे में, इन सब के बारे में, तो हमें समझ में आएगा ये वीक थे और फिर ये आपस में लड़ रहे थे, एंड इसलिए एडवेंट ऑफ टर्क्स यहाँ पर इंडिया के अंदर होता है, ठीक है। तो चंदेलास की बात करेंगे तो फ्यूडेटरीज थे गुर्जर प्रतिहारा के, राइट। ये अपने आप को चंद्रता से यहाँ पर अपने आप को डिसेंट बताते हैं। चंदेला डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, नानुका। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यूपीएससी ने 2022 में सवाल पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हो अगर यहाँ पर चंदेलास पूछा जा सकता है तो किसी और इंडिपेंडेंट राजपूत के बारे में कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमको इन फैक्ट्स को देखना है। तो चंदेलास का यहाँ पर फाउंडर कौन हो गया, नानुका इज द फाउंडर, ठीक है। अब चंदेला के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर उनके आप देखो खजुराहो में जो मंदिर हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खजुराहो में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। खासतौर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो उनका मंदिर है दैट इज लक्ष्मण मंदिर, राइट। विश्वनाथ टेम्पल, देन विश्वनाथा टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, देन आप देखोगे कंदरिया महादेव टेम्पल। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जिसका जिक्र आर्ट एंड कल्चर में आप जाओगे, एक किताब है यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर की, फाइन आर्ट्स की, क्लास 11th के एनसीईआरटी में टेम्पल्स का जिक्र होता है, तो वहां पर ये टेम्पल्स का नाम आता ही आता है। इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करेंगे तो यहाँ चंदेला का इंपॉर्टेंट रूलर यशोवर्मन, ध्यान रखिएगा। फिर उनका लड़का आया धंगा या धंगदेव बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि धंगदेव जो है या धंगा, उसने यहाँ पर क्या किया था, प्रतिहारा को सपोर्ट किया था। शाही रूलर था, शाही डायनेस्टी चल रही थी पंजाब के एरिया में, तो वहां पर ये जो लड़का है यशोवर्मन का, यशोवर्मन द चंदेला रूलर, ठीक है ना, चंदेला रूलर है, उसने यहाँ पर हेल्प किया था किसको, पंजाब में चल रही थी एक हिंदू शाही डायनेस्टी, तो हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था जयपाल, उसको सपोर्ट कर दिया था अगेंस्ट सुबुक्तगीन। ओ हो सुबुक्तगीन सर क्या आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए गंडदेव जो धंगा का भी लड़का था, वो असिस्ट करता है जयपाल के सन आनंदपाल को अगेंस्ट महमूद गजनी। तो ये कहानी कैसे आई जरा उसको समझते हैं कि ये आपका सुबुक्तगीन और ये महमूद गजनी अभी देखो इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है समझिएगा जरा कि ये जो टर्क्स यहाँ पर आते हैं ना, तो पहले कई बार कोशिश कर रहे होते हैं भारत में घुसने की। जैसे एक था यहाँ पर अल्पतगीन, जैसे एक था यहाँ पर सुबुक्तगीन। सो दे वर ट्राइंग बट वो फेल कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स फॉर द रीजन कि हिंदू शाही डायनेस्टी नॉर्थ में पंजाब के एरिया में बैठी हुई है और उसको भी सपोर्ट मिल रहा है पीछे से चंदेलास का। तो हिंदू शाही डायनेस्टी वहां पर मौजूद है, अभी वहां स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप देखोगे अल्पतगीन और सुबुक्तगीन नहीं घुस पाए। लेकिन उसके बाद जब ये डिक्लाइन हो जाती है तो यू विल फाइंड कि महमूद और गजनी आता है और फिर वो 17 बार लूटता है और फिर उसके बाद गौरी आता है, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर नाम है। तो ध्यान रखिएगा कि धंगा जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करता है जयपाल को, जो कि हिंदू शाही का एक रूलर था, हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर था। और हिंदू शाही डायनेस्टी का रूलर जयपाल का भी लड़का था आनंदपाल, ठीक है। आप देखोगे महमूद गजनी इज फाइटिंग द बैटल ऑफ वहिंद अनंतपाल के खिलाफ 1880 में लड़ाई लड़ रहा है अनंतपाल के खिलाफ। महमूद ऑफ गजनी इज फाइटिंग अगेंस्ट अनंतपाल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का सपोर्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन विद्याधर चंदेल हो गए, विद्याधर चंदेल इंपॉर्टेंट रूलर हो गया। देन परमारदी देवा। नाउ ये आप देखोगे फेस डिफीट्स फ्रॉम पृथ्वीराज III एंड कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो पृथ्वीराज III ने भी हरा दिया चंदेलास को, तो मतलब एक तरह से आपस में भी लड़ रहे हैं, ये बात भी देखने को मिल रही है। और टर्क्स का अब एंट्री भारत में हो रही है। परमार्स की बात करेंगे तो अगेन अब ये ओरिजिनली इनको दोनों का फ्यूडेटरी कहा जाता है, प्रतिहार्स का भी और राजपूतों का भी फ्यूडेटरी कहा जाता है इनको, ठीक है, दोनों का। अब यहां पर इनका जो फाउंडर है वो है उपेंद्र, ध्यान रखिएगा, कृष्ण राजा फाउंडेड इट विद धर एज इट्स कैपिटल। तो परमार ही कैपिटल धर है और फाउंडर इज उपेंद्र। देन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रूलर हो गया इनका दैट इज मुंजा, और मुंजा के टाइम पे जो स्कॉलर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब उनके टाइम में ही वॉज अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो मुंजा ने किस किस को यहाँ पैटर्नाइज किया, नोट करिएगा, धनंजय हु रोट दश रूपकम, वेरी इंपॉर्टेंट, दश रूपकम, ठीक है, दश रूप होते हैं, दश रूपकम, तो दश रूपकम। देन पद्मगुप्ता हु रोट नव शशांका चरिता, इंपॉर्टेंट। एंड देन और भी पोएट्स थे, हलयुद्ध, धनिका, ये किसके कोर्ट में थे, यू हैव टू रिमेंबर ये मुंजा के कोर्ट में है, या फिर इसको हम लोग वकापति राजा भी कहते हैं। देन राजा भोज एक इंपॉर्टेंट रूलर आए परमार के, है ना, भोपाल के अराउंड ये रूल कर रहे थे। डायनेस्टी रीच इट्स जेनिथ इन हिज रेन, इन्हीं की रेन में ये डायनेस्टीज परमार्स की अपनी चरम पे पहुंचती है। 1008 में ही सेंट एन आर्मी टू असिस्ट अनंतपाल। अब अनंतपाल की हेल्प इसने भी करी थी, इन्होंने भी करी थी, राजा भोज ने। अब अनंतपाल की मदद धंगा के बेटे ने भी करी है, और उसके बाद यहां पर अनंतपाल की हेल्प यहां पर राजा भोज ने भी करी है। Who sent an army against महमूद गजनी and provided shelter to अनंतपाल सन त्रिलोचनपल। तो अनंतपाल के लड़के को भी यहां पर सपोर्ट जो है राजा भोज ने दिया था, ठीक है। फाउंडेड द भोजापुर,
नियर भोपाल के आसपास, ठीक बात है। अभी ये ऑथर्ड बुक्स ऑन सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, रिलीजन, आर्किटेक्चर, इन सब पे बुक्स भी ऑथर करी। जैसे आप देखोगे इंपॉर्टेंट श्रृंगार प्रकाश इट्स अ बुक ऑन ग्रामर, इट्स अ बुक ऑन ग्रामर। तो आपको लगेगा ऑप्शन दे देंगे कोई कॉस्मेटिक्स, बट नहीं, इट्स अ बुक ऑन ग्रामर। देन इसके बाद समरंगम सूत्रधर, पॉपुलर बुक ऑन सिविल इंजीनियरिंग, पता होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग। देन चंपू रामायण, ये भी प्रोज एंड पोइट्री यहां पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बात? ठीक है भाई। देन महालका देवा लास्ट रूलर थे परमार डायनेस्टी के, और उसको यहां पर डिफीट फेस करनी पड़ी अलाउद्दीन खिलजी से, ठीक है। तो ये बात थोड़ा यहां पर ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद तोमर्स हैं। अब तोमर्स में यहां पर आप देखोगे तो तोमर रूल्ड हरियाणा को एरिया को रूल कर रहे थे, कैपिटल थी इनकी दिल्ली, ठीक है। अब ये तोमर जहां पर थे, बाद में भाई ये देखोगे यू विल फाइंड कि यहां पर कौन आएगा, चौहान्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सो इनका कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चाहमाना से रहता था ऑफ शकंबरी, राइट। फिर आप देखोगे पहले ये एरिया जो था पालम बाउली, 13th सेंचुरी पालम बाउली इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड दैट लैंड ऑफ हरियाणा का, यानी कि हरियाणा वह फर्स्ट रूल्ड बाय तोमर्स एंड देन बाय चौहान्स, ठीक है, एंड देन बाय शाकास। तो ये हमको यहाँ पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग अनंगपाल तोमर थे, जिसने दिल्ली को स्टैब्लिश किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सिटी किसने स्टैब्लिश किया? दिल्ली को किसने स्टैब्लिश किया? अनंगपाल तोमर ने किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज नोट करिएगा। एंड ही वाज डिस्क्राइब्ड इन द 11th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन ऑफ आयरन पिलर एट मेहरौली। और मेहरौली में जो दिल्ली के अंदर है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, वहां पर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि ये आयरन पिलर के ऊपर इंस्क्रिप्शन में इसका नाम लिखा हुआ है। अब इनका कॉइन है यहाँ पर अनंगपाल तोमर का, हॉर्समैन एंड बुल फिगर का कॉइन, बियर द टाइटल श्री समंता देवा। इन कॉइन्स पर बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो अनंगपाल फाउंडर था ऑफ द सिटाडेल ऑफ लालकोट इन मेहरौली एरिया, ऑल्सो बिल्ट अ टैंक नोन एज अनंगताल ही बनाया है। फेमस सूरज कुंड रिजर्वायर फरीदाबाद में, हरियाणा में, ये भी कमीशन किया गया था तोमर किंग सूरजपाल के द्वारा। देखो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, इसको प्लीज आप गो थ्रू करिएगा, ठीक है। देन यू हैव चौहान्स के बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। बट यहां पर सिंपल सी बात है, कैपिटल क्या है? कैपिटल इज संभर, राजस्थान, ठीक है। फाउंडेड बाय सिम्हा राजा, इंपॉर्टेंट है, चौहान्स को स्टैब्लिश किसने किया था? सिम्हा राजा ने। इंपॉर्टेंट रूलर इज अजय राजा, ये अजमेर फाउंड कर रहे हैं। कॉइन फीचर द नेम ऑफ क्वीन सोमल देवी के कॉइन्स थे अजय राजा के, उसमें जो कॉइन्स थे उसमें क्वीन सोमल देवी की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं। उनका लड़का हो गया अर्नो राजा, ठीक है। तो पहला हो गया अजय राजा, उनका लड़का अर्नो राजा आप देखोगे तो ये अर्नो राजा हॉल्टेड द यामिनीज एंड अलाइड द चालुक्य, ठीक है। अर्नो राजा का लड़का हो गया विग्रह राजा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ नाम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ पैटर्न ऑफ लिटरेचर एंड हिज वर्क ड्रामा हराकेली इज एग्रेव्ड ऑन स्टोन इन अजमेर। तो अजमेर में आप देखोगे तो इनके लड़का जो विग्रह राजा, वो हराकेली का जो है वो यहाँ पर क्या है, ये वर्क ड्रामा का एक तरह से पैटर्न हो गया, ये उसको पैटर्नाइज किया था। ललिता विग्रह राजा वॉज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट सोमदेव, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किसने लिखा हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था, ठीक है। ओरिजिनली एक कॉलेज था ये, कंस्ट्रक्टेड दिस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद में एक मस्जिद बन गया, तो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले ही बनाया था अन्न राजा के लड़के द्वारा, ठीक है। देन पृथ्वीराज 3 की बात आएगी, तो यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज 3 लास्ट रूलर था ये, है ना। कन्नौज लास्ट रूलर ऑफ दिस हाउस अटैक कन्नौज गुजरात एंड चंदेलास पर अटैक किया था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज 3। चांद बरदाई जो है ये इंपॉर्टेंट, इसका एक पोएट था हु रोट पृथ्वीराज रासो, जिसने पृथ्वीराज रासो यहाँ लिखी हुई है। पृथ्वीराज विद्या इज ऑल्सो एन अकाउंट ऑन इज रेन बाय, ये नोट करिएगा, जयनाका, ये भी जो है हमें पृथ्वीराज के बारे में बताती है। पृथ्वीराज विजया इज रिटन बाय जयनाका। कुछ इंपॉर्टेंट मिलते फैक्ट्स। और 2 लड़ाइयां मोहम्मद घोरी से हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1191 और 1192, और दोनों बैटल में हम देखा पहली बैटल में जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान वन द बैटल, लेकिन यहाँ पर एनी हाउ मोहम्मद घोरी जो है वो एस्केप कर जाता है। लेकिन सेकंड बैटल में हेयर यू विल फाइंड कि पृथ्वीराज लॉस्ट to Muhammad Ghori in the second battle of Tarain. Branches of Chauhans also ruled at Ranthambore। अब बाकी जगह कहाँ थी, ये ऑब्वियस का दिल्ली सल्तनत की स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हो जाती है। क्लियर है? नाउ आई वुड लीव दिस फॉर यू टू स्टडी। एक बार आप उसको गो थ्रू करिएगा, खाली यहाँ पर फाउंडर के नाम इंपॉर्टेंट है ना। जयचंद्र एक हमें देख रहा है, जयचंद्र वही है गढ़वाल का राजा, कन्नौज का राजा था, जो बेसिकली कहा जाता है कि इन द बैटल ऑफ चंदावर मोहम्मद घोरी ने इसको भी डिफीट कर दिया था,
ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज आती हैं कि हाँ भाई कन्नौज के राजा ने यहाँ पर जयचंद्र ने जो है हेल्प कर दी थी, इस प्रकार की यहाँ पर थ्योरीज भी आती है। जयचंद्र, सो ड्यूरिंग हिज रेन द चौहान्स फ्रॉम अजमेर अंडर पृथ्वीराज चौहान एनेक्स दिल्ली, इन्हीं के रेंज में चौहान्स ने यहाँ पर ये दिल्ली को एनेक्स किया। इन द बैटल ऑफ चंदावर जो फिरोजाबाद के पास हुई थी यमुना बैंक पे, मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया जयचंद्र को, सैक कर दिया। जयचंद्र का ग्रैंडसन था सियाजी, वो यहाँ पर राठौर क्लैन को फाउंड करता है एंड ग्लोरी ऑफ कन्नौज एंडेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इल्तुतमिश, कॉन्क्वेस्ट से खत्म हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद कलचुरीज, फाउंडर इज कोकोला 1, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर चालुक्य और सोलंकीज की बात करेंगे तो भीमा 1 इज द इंपॉर्टेंट रूलर, और कुछ ऐसा खास उसमें यहाँ पर है नहीं, बट हाँ ठीक है, गुरुवर का इन्वेजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा ये यहाँ पर कहानी जो है वो जो हमने एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखा था वो कवर होती है। ठीक है, अब यहाँ से आई विल टेक 15 मिनट्स टू मेक यू एक्सप्लेन द एडवेंट ऑफ टर्क्स इन इंडिया। वैसे समझना ये पड़ेगा कि भाई कैसे ये इस्लाम भारत तक पहुंचा, कैसे ये इस्लाम पहले शुरुआत कैसे होती है ना, व्हाई डिड इट केम टू इंडिया, हाउ डिड इट कम टू इंडिया, वो थोड़ा यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखिए इस टाइमलाइन को समझिए, एडवेंट ऑफ इस्लाम की बात हो रही कैसे हुआ। देखिए 570 AD में प्रॉफिट मोहम्मद की यहाँ पर बर्थ होता है। ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ एंड देन 632 AD के आसपास आप देखोगे तो उनकी डेथ हो जाती है, उसको वफात बोलते हैं कि डेथ हो गई उनकी। ठीक बात है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात छिड़ गई थी कि भाई अब यहाँ से इस्लाम को आगे कौन फैलाएगा, हु इज गोइंग टू बेसिकली लीड इस्लाम। तो वहाँ पर एक ये बना हुआ था डिस्प्यूट कि भाई कुछ लोग कह रहे थे कि फैमिली लाइन के लोग ही जो हैं वो यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएं, और कुछ लोगों का कहना यह था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज कंपेनियन है वो उसको यहाँ पर आगे बढ़ाएं। ठीक है, अभी यहाँ पर बात शिया सुन्नी की नहीं हो रही है। ठीक है, अभी ये बात यहाँ पर नहीं हुई, ये बात पर छिड़ चुकी थी पहले भी एक बार। ठीक है, तब ये बात हुई, लेकिन पॉइंट ये हुआ कि इसके बाद क्या किया जाए, कौन आगे ले जाएगा। तो यहाँ पर अब कैलिफेट सिस्टम की शुरुआत होती है। कैलिफेट सिस्टम इज लाइक अ रूलिंग डायनेस्टी सिस्टम, किंगडम सिस्टम यहाँ पर शुरू होता है ना। एक पूरा एक फैमिली लाइन जो है वो रूल करना शुरू करती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो कैलिफेट सिस्टम शुरू हुआ, खलीफा सिस्टम भी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो पहले रशिदियंस आते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जब यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई तो उसके बाद रशिदियन कैलिफेट सिस्टम आया। ठीक है, यानी कि एक फैमिली लाइन के लोग आ गए रशिदियन। ठीक है, फिर उमैयद आए, फिर अब्बासिड्स आ गए। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब रशिदियन में यू विल फाइंड कि यहाँ बेसिकली आप देखोगे तो 4 यहाँ पर यहाँ पर खलीफा हुए। इस रशिदियन सिस्टम के अंदर 4 खलीफा हुए। ठीक है, हज़रत अबू बकर, देन हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, इस तरह से 4 यहाँ पर ये जो आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि खलीफा यहाँ पर हुए। नो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये खलीफा जो है ये एक तरह से पॉलिटिकल हेड भी हैं और ये रिलीजियस हेड भी है। आज की डेट में आप देखोगे कि हाँ मुस्लिम्स का रिलीजियस एक तरह से हेडिंग्स वहाँ से हो सकती हैं मक्का मदीना से, कि हाँ भाई वहाँ ईद हुई कि नहीं हुई, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ तस्दीक हुई कि नहीं हुई कि आज ईद है कल ईद है क्या है, तो वहाँ से हम लोग ड्राइव कर लेते हैं इंडियंस, या फिर वर्ल्ड के सारे लोग वहीं से ड्राइव कर लेते हैं, क्योंकि वो रिलीजियस पावर वहीं से थी, पॉलिटिकल पावर ही पहले वहीं से थी, लेकिन पॉलिटिकल पावर खत्म हो गई, रिलीजियस पावर बनी रही। तो वहीं से आप देखोगे कि वहां से ही कैलिफेट सिस्टम चल रहा है कि पूरे विश्व में जितने भी इस्लामिक चीजें होंगी वो वहीं से ड्राइव होंगी, वहीं से समझ लो। इस प्रकार से रशिदियन कैलिफेट सिस्टम, तो उसमें 4 यहाँ पर जो है वो कैलिफ्स आए। ठीक है, पहले आपके हजरत अबू बकर, देन हजरत उमर, हजरत उस्मान एंड देन उसके बाद हजरत अली। ना पॉइंट इज हजरत अली वाज नॉट मच इंटरेस्टेड, है ना। इनफैक्ट हजरत अली के बाद आप देखोगे उनके लड़के थे हजरत हुसैन। ठीक है, ही वाज नॉट मच इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम। तो इसलिए आप देखोगे 1661 के अराउंड फिर उमैयद का रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, उमैयद कैलिफेट सिस्टम आ गया। ठीक है, एक नया कैलिफेट सिस्टम शुरू हो गया, उमैयद आ गए पावर में। ठीक बात है। अब यहाँ पर उमैयद में आप देखोगे कि 661 से लेकर ये रूल करते हैं 750 AD तक। अब आप देखिए इसी टाइम पीरियड में क्या आएगा, 712 AD आएगा, मोहम्मद बिन कासिम है यहाँ पर, है ना। यही मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पीछे नहीं जा रहा हूँ, याद करिए। मोहम्मद बिन कासिम का मैंने बताया था कि ही अटैक्स सिंध, और सिंध का रूलर दाहिर को मार देता है ना कि नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ, दाहिर को क्यों मारा, जरा इस डायग्राम को आप जरा देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज सी दिस डायग्राम, ये डायग्राम को यहाँ देखिएगा। अब मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये इंडिया दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान वाला एरिया, ये फिर ईरान वाला एरिया, ये आप देख रहे हैं दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला, है ना, अरेबियन पेनिनसुला। अब अरेबियन पेनिनसुला में अब्बासिड्स थे, अब्बासिड्स अभी हैं, अब्बासिड्स से पहले उमैयद्स हैं। उमैयद्स के टाइम पे ही यहाँ कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था। यहाँ पर इनका कमांडर था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो क्या करता है, सिंध पे अटैक कर देता है। यहाँ का रूलर था दाहिर, वो उसको मार देता। क्यों, क्योंकि ये जो अब्बासिड या ये अरेबियन पेनिनसुला का ट्रेड होता था भारत के साथ, ऐसे अरेबियन सी से, इसमें जब ट्रेड होता था तो दाहिर जो था ये राजा आके नीचे से लूट करके चला जाता था शिप्स को, इसलिए क्या किया, इस पे अटैक करके इसको यहाँ खत्म कर दिया। इस तरह से आप देखो 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम और ये उमैयद्स ये भारत के एकदम बॉर्डर तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी एंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि गुर्जर प्रतिहाराज आर देयर,
राइट? आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. यस सर. अब आप देखिए, तो ये बात होपफुली समझ में आ गई होगी आपको. हाँ, उमैयद जो है मोहम्मद बिन कासिम बियॉन्ड अरेबियन पेनिनसुला, यहां पर अब एक्सपैंड होता है. कैसे, क्या मतलब है इसका? देखिए, इसका मतलब ये है कि क्या हुआ, अब आप इसको देखिएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ध्यान रखिएगा. राशिदियन, उमैयद और अब्बासिड, ध्यान रखिएगा. नाउ प्लीज सी दिस, ये डायग्राम देखिए यहां पर. तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द एरिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एरिया ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, है ना. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुला. ये आप देख रहे हैं. तो जब प्रॉफिट मोहम्मद थे, जब उनकी डेथ नहीं हुई थी, वफात नहीं हुआ था, तो प्रॉफिट मोहम्मद थे, तो वो इतने एरिया में यहां पर आप देखो इस्लाम फैल चुका था. ठीक बात है. उनकी डेथ के बाद यू विल फाइंड देन रशीदियन आए. रशीदियन जब आए तो उनके टाइम पे भी यहां पर इस्लाम इतने एरिया में और फैल गया. ठीक है, ये आप देखोगे तो और एरिया यहां पर कवर कर लिया. ठीक बात है. इसके बाद यू विल फाइंड कि उमैयद आए, है ना. उमैयद के टाइम पे भी आप देखोगे ये पूरा एरिया टिल स्पेन ये भी कैप्चर हो गया था. राइट. इनफैक्ट पोर्चुगल ये भी कैप्चर हो गया था. पोर्चुगल कैप्चर क्या हो गया था, मतलब यहां भी स्प्रेड ऑफ इस्लाम हो चुका था. तो बड़े एरिया तक यहां पर जो है ये फैल रहा था. और यहां पर भी यू विल फाइंड कि कुछ कुछ जगह पे भी यहां पर इस्लाम का कब्जा पहुंच गया. लेकिन अब क्या हुआ कि चूंकि बहुत बड़ा एरिया था ऑफ कोर्स, है ना, और अब चीजें हाथ से निकलने लगी. तो जब यहां पर अब्बासिड्स आते हैं तो अब्बासिड्स के टाइम पे यू विल फाइंड कि ये एरिया यहां से हाथ से निकला. ठीक है. और इस एरिया में भी यहां पर यू विल फाइंड कि ये गवर्नर्स यहां पर आके, जो गवर्नर्स थे वो इंडिपेंडेंट यहां पर बोल दिया कि ठीक है आप गवर्न करिए, लेकिन आप इस्लाम के बैनर में ही गवर्न करेंगे, रूल करेंगे. उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यानी कि हम आपके पॉलिटिकल हेड भी होंगे, हमारे ही बैनर में करिए, और हम आपके रिलीजियस हेड भी हैं. ये बात समझ में आ गई? ठीक है. अब ये चीज यहां पर इस प्रकार से हमको देखने को मिलती है. ठीक है. आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे रशीदियन के टाइम पे फिर बियॉन्ड अरेबियन पेनिनसुला मतलब क्या है, कैसे इस्लाम बियॉन्ड अरेबियन पेनिनसुला चला गया, इनके टाइम पे चला गया. अब अब्बासिड्स के टाइम पे आप देखोगे, मैंने बताया कि स्पेन तक पहुंच जाता है वगैरह वगैरह. और यहाँ कई सारी डायनेस्टीज देखने को मिल रही हैं. सेल्जुक डायनेस्टी, ख्वारिज्मी डायनेस्टी, समानिड डायनेस्टी, सफारिड डायनेस्टी, गजनवीड, घुरीद. अब देखो घोरी, गजनी, ये सब इंट्रोड्यूस हो रहा है. कैसे आया जरा समझिएगा इस चीज को. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. देखिए जरा, देखिए दोस्तों. यस. तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, आप जरा समझिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. यहां पर क्या हुआ कि इस एरिया में यू विल फाइंड कि कई सारी डायनेस्टीज उभरती हैं. जैसे आप देखोगे कि यहां पर पहले आप देखो समवेयर ख्वारिज्मी भी आके बैठ जाएंगे, ख्वारिज्मी, है ना. फिर आप देखोगे कि मंगोल्स उनको यहाँ खत्म करते हैं. कुछ एरिया में यू विल फाइंड कि यहाँ पर साफरीड डायनेस्टी आ जाएगी, है ना. कहीं कहीं आप देखोगे यहाँ पर यू विल फाइंड समानीड डायनेस्टी भी आएगी. अब ये अलग अलग टाइम पर रूल कर रहे हैं. कैसे क्या हुआ, रूलिंग कैसे शुरू हुई, वही जो गवर्नर्स थे, अब ये अपने आप को जैसे जैसे ये पावर यहाँ पर डिक्लाइन होगी, कम होगी, ये गवर्नर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे होंगे. कैसे ये गवर्नर्स कैसे बने, जरा इसको भी समझिएगा. ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ. देखिए जरा, ये चार्ट यहाँ बना हुआ है. मैं एक काम करता हूँ कि एक फ्रेश चार्ट आपको बना के देता हूँ, जरा समझिए, फॉलो करिएगा प्लीज. प्लीज सी. प्लीज सी. नीचे कहीं साउथ चला जाएगा. ठीक है. अब जरा देखिए क्या हुआ, मतलब ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट हो गया. ठीक है. नीचे कहीं अफ्रीका आपको चाहता हूं मिल जाएगा. ठीक है. अब ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द अरेबियन पेनिनसुला. ठीक है. ये आपका क्या हो गया, अरेबियन पेनिनसुला हो गया. ठीक बात है. ये इंडिया आपको दिख रहा है. यहां पर दोस्तों यू विल फाइंड कि यहां पर था सेंट्रल एशिया का एरिया. ये आपका है सेंट्रल एशिया का एरिया. ठीक है. और यहां पर एक टर्किक अंपायर हुआ करता था. टर्किक अंपायर, समझ लीजिएगा इस बात को, टर्किक अंपायर यहां पर हुआ करता था. ठीक है. ये टर्किक अंपायर दोस्तों नॉन इस्लामिक था. ये इस्लाम मुस्लिम नहीं थे, ये नॉन इस्लामिक अंपायर था. ये ध्यान रखिएगा. अब ये टर्की का मतलब टर्की से नहीं होता, ये बात भी ध्यान रखिएगा. टर्की का अंपायर मतलब टर्की से नहीं होता है, ये बात क्लैरिटी रखिए. ठीक है. तो नॉन इस्लामिक अंपायर यहां पर ये हो गया, नॉन इस्लामिक अंपायर हो गया. हाँ सर ठीक बात है. तो क्या हुआ था, ये लोग जो है ऊपर से आते थे नीचे की तरफ, ऐसे आते थे, ऐसे आते थे, ऐसे आते थे, और ये लूट के सामान वापस ले जाते थे. ये वापस ले जाते थे. तो क्या हुआ कि ये अब्बासिड जो है, इनको एक तरह से क्या किया, इनको ग्रिप बना लिया, इन पे पकड़ लिया इनको. ठीक है. और इनको पकड़ने के बाद अब ये लोग क्या है, इनको इनका हुआ इस्लामाइजेशन.
इनका हुआ इस्लामाइजेशन, ठीक है, इनको इस्लामाइजेशन किया गया, इनका इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। जैसे बहुत सारी ट्राइब्स थी जो आते थे ना ऊपर से, ये सेल जैसे हो गया सेलजुक्स, सेलजुक्स ये आपकी ट्राइब है, तो ये लोग यहां पर नीचे आ रहे हैं, राइट, और लूट करके ऊपर ले जा रहे हैं। तो अब्बासिड्स के टाइम पे इनका इस्लामाइजेशन हुआ, इनको पकड़ लिया गया और फिर उसके बाद इनको अपने यहाँ नौकरी दी गई, जैसे कि इनको पैलेस गार्ड्स बनाया गया, ठीक है, पैलेस गार्ड्स बनाया गया। जैसे आप देखोगे इनको मर्सनरीज में रखा गया, यानी कि सोल्जर बनाया गया, और फिर धीरे धीरे इनका प्रमोशन हुआ, और प्रमोशन होते होते आप देखोगे कि ये लोग धीरे धीरे क्या हुआ, प्रमोशन होते होते ये बन गए कहीं ना कहीं गवर्नर, राइट, और फिर धीरे धीरे फिर अपने आप को ये इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं। इसी तरह से आप देखोगे कि बहुत सारी स्टेट्स भारत के इस एरिया में यहां पर बनते हुए हमको देखने को मिलती हैं, ठीक है। कभी आपको घुरिड मिलेगा, गजनवीड मिलेगा, है ना, सफरीद मिलेगा, समानिड मिलेगा, ये सारी डायनेस्टीज आपको जो है यहां पर बनते हुए मिलेंगी, ठीक है। तो अब्बासिड्स के टाइम पे आप देखोगे सेलजुक, ख्वारिज़मी, समानिद, सफरीद, गजनीविड, गुर, ये सब बनते हुए मिले, है ना। अब गजनी ये नाम कहां से आया? गजनी बेसिकली एक वर्ड था गाजी, गाजी समवन जो बेसिकली अपने रिलीजन को बचाए। तो यहां पर जो लोग ऊपर से सेलजुक्स वाले लोग थे नीचे आ रहे थे ना, पर ये अपने रिलीजन को बचाने की, मतलब ये बेसिकली इनफैक्ट ऐसे मत लीजिए, आप ऐसे लीजिए जो अपने रिलीजन को बचाने की बात कर रहा हो, तो दे आर फाइटिंग टू सेव द रिलीजन्स। अब बात ये आती है कि क्या सर ये लोग जो ऊपर से नीचे आए होंगे, है ना, क्या ये लोग जो ऊपर से नीचे आए होंगे, क्या जब इनको यहाँ अब्बासिड्स में नौकरियां मिली, इधर पैलेस गार्ड बन गए, तो अब ये इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो इनके अंदर कोई ऐसी फीलिंग तो नहीं आई कि ये हम तो अपने लोगों को मार रहे हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि ये लोगों के साथ एक बात ये थी, इनके साथ जो ऊपर से नीचे आ रहे सेंट्रल एशिया के, कि भाई ये लोग बड़े लॉयल लोग थे। अब अगर ये यहाँ का नमक खा रहे हैं तो इन्हीं के साथ बोलेंगे, इनसे लड़ाई लड़ते थे ये लोग, ठीक है। इस प्रकार से यू विल फाइंड कि ये टर्क्स का बात करना है, एडवेंट ऑफ टर्क्स। तो टर्क्स कौन थे समझ में आ गया, टर्किक पीपल आर कमिंग डाउन, ठीक है। यहां पर उनका इस्लामाइजेशन हुआ, राइट। और भारत के इस एरिया में आप देखो गजनी, वहां पर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, उधर पे उज्बेकिस्तान, वहां पर ये लोग देखो मुगल्स भी उज्बेक से पहुंचेंगे, है ना। ऐसे आप देखोगे इधर से टर्किक वाले लोग जो है वो यहाँ पर एडवेंट करते हैं, टर्क्स का एडवेंट होता है, और ये गवर्नर्स ही बनते हैं फिर, है ना। गजनवीड हो गया, गजनी हो गया, घोरी हो गया। अब एक्चुअली इट इज, आप देखोगे इट इज महमूद ऑफ गजनी, गजनी से आया हुआ था, उसका नाम महमूद था, महमूद ऑफ गजनी, हम लोग महमूद गजनी बोल देते हैं, इट इज महमूद ऑफ गजनी। ऐसे आप देखोगे 150 सालों के बाद मोहम्मद ऑफ घोरी आया था, मोहम्मद ऑफ घुर आया था, तो उसका नाम मोहम्मद था, घोरी से आया, घुर से आया था, इसलिए उसको मोहम्मद घोरी बोल देते हैं। होता है ना, कई बार आपने देखा होगा शायरों के नाम पे हम लोग लिख देते हैं कि राहत इंदौरी, है ना, इस तरह से प्रतापगढ़, ऐसे अलग अलग नाम जो आते हैं, वैसे कुछ यहाँ पर आप देखोगे तो नाम इस तरह के थे। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे ये एडवेंट यहाँ पर टर्क्स का हो रहा है। 712 AD में तो ऑलरेडी कोशिश करी जा चुकी है, जब यहाँ पर उमैयद थे, लेकिन अब्बासिड के टाइम पे इस तरह की अलग अलग डायनेस्टीज बनी, इस तरह से एम्पायर्स बने, और अब ये भारत के अंदर घुसने को तैयार है, क्योंकि इनको लगा अरे तो पॉलिटिकल डिसयूनिटी है इंडिया के अंदर, और दूसरी बात जहां से ये लोग आ रहे थे बड़ा सूखा एरिया है, बड़ा ड्राई एरिया है, यहाँ पर गीला मिल गया इनको, बढ़िया बात है यार, चलो। दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस फॉर द एडवेंट ऑफ टर्क्स इन इंडिया। पास समझ में आ गया? कहानी को फील करना है, देखो स्टोरी को फील करना है, व्हाई दिस इज एक्चुअली हैपेंड। उससे क्या होगा ना, कहानी आपके दिमाग में बैठी रहेगी तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और बोरिंग नहीं लगेगा। रटने लग जाओगे तो भी दिक्कत वाली बात है। फैक्ट देखो रटोगे आप अल्टीमेटली, मैं तो रटा नहीं पाऊंगा, मैं क्लास से बता ही सकता हूँ मैक्सिमम, तो इतनी मेहनत तो आप करोगे यार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई होप द पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर टिल दिस पॉइंट। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। और चलिए अब जरा देखिएगा, अब यहां फाइनली क्या हुआ, तो महमूद ऑफ गजनी, अब इसमें पहले ही अल्पतगीन, सुबुक्तगीन, ये लोग ट्राई कर रहे थे भारत में घुसने का, लेकिन घुस नहीं पा रहे थे। लेकिन महमूद ऑफ गजनी जब आता है तो ही उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था लूट करने का। ये बात तो समझिएगा, थोड़ा सा ये बात समझिएगा कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था लूटने का, लुटेरा था ये, गजनवीड से आया था 1000 AD के आसपास। व्हेन ही कम्स टू इंडिया 1008 AD में इज फाइटिंग द बैटल ऑफ वह हिंद, इज फाइटिंग द बैटल ऑफ वह हिंद अगेंस्ट दिस अनंतपाल, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है ये, ठीक है। तो रेडेड इंडिया 17 टाइम्स फ्रॉम नागरकोट टू सोमनाथ ही रेड करता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि इंडियन रूलर्स ने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल महमूद ऑफ गजनी एकदम ऐसा आया घुसा और तोड़ फोड़ के चला गया। कई बार कई इंडियन रूलर्स ने टॉर्चर भी किया महमूद गजनी को, उसकी सेना को टॉर्चर किया, ऐसा बुरा हाल किया था, खासतौर से आप देखोगे डेक्कन के अंदर, ठीक है। तो 150 ईयर से गैप के बाद महमूद ऑफ गजनी का घोरी आता है। अब घोरी एक एक्सपेंशनिस्ट था, देखो फर्क है यहाँ पर लूट करना और एक्सपेंशनिस्ट होना।
गजनी का ये महमूद ऑफ गजनी का ऑब्जेक्टिव ये था कि लूट के चले जाए, लेकिन घोरी का ये था कि वहां जाके हम साम्राज्य स्थापित कर दें। और शायद यही कैलकुलेशन करने में इंडियन रूलर से गलती हो गई कि ये लूटने नहीं आया है, ये एक्सपैंड करने आया है, कब्जा करने के लिए आया है। और यहाँ पर क्या हुआ, मोहम्मद घोरी गुरीद से आया था और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, दोनों बैटल के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। पहली बैटल में वो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है, बट एनी हाउ मोहम्मद घोरी एस्केप्स एंड देन सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1 साल के बाद ही होती है 1192 में। 1192 में मोहम्मद घोरी जो है अब जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इस तरह से इस्लामिक रूल का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। फिर इसके बाद लड़ाई के बाद बैटल ऑफ चंदावर होती है, जिसमें मोहम्मद घोरी जयचंद को भी हरा देता है और उसको भी एलिमिनेट यहाँ पर कर देता है और इस प्रकार से इस्लामिक रूल जो है भारत में एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी और आती है कि भाई ये नाम देखो कि क्वीन नायका देवी, नायका देवी ये भी डिफीट कर देती है घोरी को। बड़ी बात थी यहाँ पर क्वीन नायका देवी 1178 में जब ये घोरी का अटैक होने की कोशिश हो रही होती है तो ये ऐसा आता है, भाई ये आपको माउंटेन पासेस मिलेंगे, ठीक है, ये वेस्ट पार्ट दिख रहा है, माउंटेन पासेस हैं, तो इन पासेस से ऐसे एंट्री करके गुजरात में घुसोगे तो यहाँ पर यू विल फाइंड कि क्वीन नायका देवी वॉज देयर एंड शी डिफीटेड घोरी एट दिस पॉइंट। तो ये फैक्ट भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब घोरी जब स्टैब्लिश करता है भारत के अंदर अपने किंगडम को तो यू विल फाइंड घोरी अपने यहाँ पर 4 कमांडर्स को या 4 गवर्नर्स को यहाँ पर छोड़ जाता है, ठीक है। याल्दूज रूल करता है यहाँ पर गुरीद से, ठीक है। कुबाचा रूल करता है यहाँ पर आपका इनफैक्ट गजनी से रूल कर रहा होता है, ठीक है, गजनी। एंड देन उसके बाद कुबाचा रूल करता है मुल्तान से, देन उसका कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करता है लाहौर से और बाद में दिल्ली शिफ्ट होता है यही, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब इनफैक्ट लाहौर था और फिर बाद में इल्तुतमिश वगैरह टाइम में आप देखोगे कि दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं। एंड देन बख्तियार खिलजी रूल करता है बंगाल से। तो 4 गवर्नर्स हैं जो घोरी के यहाँ पर थे और जब ये यहाँ पर घोरी चला जाता है तो फिर ये लोग आपस में लड़ाई लड़ने लगते हैं फॉर कि कौन कौन यहाँ पर किस एरिया को कब्जा करेगा। हालांकि गवर्नर्स बना दिए गए थे लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही थी। इनका कहना ये था कि मैं वहीं से रूल कर रहा हूँ जहाँ को घोरी बिलोंग करता है, जहाँ को गजनी बिलोंग करता है, तो मैं वहीं से मैं ओरिजिनल हूँ, मैं ओरिजिनल वाला हूँ। फिर ये बोलता है नहीं हम करेंगे, आपको बाचा कहेगा हम करेंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन कहेगा नहीं हम यहाँ से रूल करेंगे, हमें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। तो इस तरह से ये आपस में भी यहाँ पर लड़ना स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पर 5 डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंड दैट इज स्लेव डायनेस्टी जिसको हम लोग मामलुक डायनेस्टी और इल्बारी डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद यू विल फाइंड जो आपको उसका रूल मिलेगा 1206 से लेकर 1290 तक का रूल मिलेगा। फिर उसके बाद खलजी डायनेस्टी आई है, खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक रूल करेगी। फिर उसके बाद आपकी तुगलक डायनेस्टी आएगी जो 1320 से लेकर 1300 आप देखोगे 1414 तक इनफैक्ट रूल करेगी तुगलक डायनेस्टी। और फिर 1414 से लेकर 1450 तक सैयद डायनेस्टी रूल करेगी। एंड 1450 से लेकर मैं शायद 1440 बोल दिया, 1450 से लेकर 1526 तक यू विल फाइंड कि लोधी डायनेस्टी रूल कर रही होगी। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक डायनेस्टी कवर करेंगे, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी जिसको हम लोग इल्बारी डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी भी यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस डायनेस्टी को। यहाँ पर कुछ ऐसे आपको वो रखे हुए हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि शॉर्टेस्ट लिव्ड डायनेस्टी कौन सी थी, खलजी डायनेस्टी थी, जो सबसे छोटी डायनेस्टी थी, खलजी डायनेस्टी वाज द शॉर्टेस्ट लिव्ड। देन आप देखोगे कि लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी, तुगलक डायनेस्टी लगभग 90 साल तक रूल करती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है, इसकी हायरार्की भी ध्यान रखिएगा, कौन सी पहले डायनेस्टी आई कौन सी बाद में आई। अब सबसे बड़ी बात, जब दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होता है, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत जब स्टैब्लिश हुआ तो दिल्ली सल्तनत के सामने कुछ चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो था उसके बाकी गवर्नर्स, है ना, अदर स्लेव्स ऑफ मोहम्मद घोरी, याल्दूज एंड कुबाचा, ये भी चाहते थे कि दिल्ली सल्तनत को मतलब ये दिल्ली सल्तनत ये स्टैब्लिश करे या फिर लाहौर वाला एरिया ये कैप्चर करे। तो सबसे बड़ा चैलेंज कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए था क्या, याल्दूज और कुबाचा खुद में एक चैलेंज थे। दूसरा राजपूत थे, हमने देखा इंडिपेंडेंट राजपूत का टाइम, तो राजपूत भी यहाँ पर मौजूद हैं अभी और वो भी जो है चैलेंज थ्रो करेंगे दिल्ली सल्तनत के लिए। तीसरी बात, दिल्ली सल्तनत के अंदर खुद इंटरनल रिबेलियंस हो रहे हैं, बिहार बंगाल कई बार रिबेल करेंगे। पूरे दिल्ली सल्तनत में आप देखोगे कई बार ऐसा होगा कि बंगाल कभी दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आएगा तो कभी दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो जाएगा, कभी दिल्ली सल्तनत से अलग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड देन मंगोल्स का एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है वो दिल्ली सल्तनत के लिए यहाँ पर बना रहेगा, मंगोल्स का बड़ा थ्रेट यहाँ पर बना रहेगा। चलिए, तो यहां पर ये मैंने आपको सारे रूलर्स के नाम लिख दिए हैं, कौन कौन से रूलर्स हैं। जैसे आप देखोगे पहले टू स्टार्ट विद कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आप देखोगे इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश के बाद उसका एक लड़का था, 7 महीने की गद्दी बैठता है, रुकनुद्दीन, कुछ ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है। उसके बाद उसकी लड़की रजिया सुल्तान बनती है। फिर उसके बाद यू विल फाइंड 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स, मतलब छोटे छोटे रूलर्स हैं जिनका जिक्र कुछ करना खास नहीं है, बहराम शाह, मसूद शाह, है ना, इतना रोल नहीं रहेगा। लेकिन फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का रोल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड देन गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दीज आर दैट, दिस इज द हायरार्की फॉर द स्लेव डायनेस्टी। हम स्लेव डायनेस्टी के इनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो जो ग्रीन फ्लैग है जिनको, उनके बारे में डिस्कशन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, देन उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए,
शुरुआत करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। 1206 से लेकर 1290 तक ये यहाँ पर रूल करता है। अब आइए, सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होगा कि स्टैब्लिश लाहौर एज कैपिटल, लाहौर को जो है अपनी राजधानी यहाँ पर बनाया उसने। सबसे पहली बात ये है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ही इज द फर्स्ट मुस्लिम किंग इन इंडिया, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अब भारत के अंदर पहला किंग हो चुका है, वो भारत में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है इस वक्त, है ना। उस वक्त तो पूरा भारत ही था, तो ही इज द फर्स्ट मुस्लिम किंग इन इंडिया। अभी तक कोई मुस्लिम किंग नहीं था भारत के अंदर, ठीक है, कोई राजा नहीं था पर से, तो अब ये पहला राजा हो गया। इसको लाख बख्श भी कहते हैं, यहाँ पर गिवर ऑफ लैक्स भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, है ना। एंड देन ही पैट्रनाइज, दो लोगों को पैट्रनाइज करता है, हसन निजामी जो उसने लिखी है ताजुल नसीरी, और फखरुद्दीन, इन दो लोगों को यहाँ पर पैट्रनाइज किया। एंड ही वाज फाइटिंग याल्दूज एंड कुबाचा से लड़ भी रहा था। एंड आखिरी में इसकी डेथ जो है पोलो खेलते हुए, यानी कि चौगान खेलते हुए, है ना, घोड़े बैठ के जो आप खेलते हैं ना, हॉकी टाइप का खेलते हैं पोलो, उसके खेलते खेलते इसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट गद्दी बैठता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ना शमसुद्दीन इल्तुतमिश आप देखोगे तो ये 1210 से लेकर 1236 तक रूल करता है। पहला पॉइंट यहाँ ध्यान रखिएगा कि याल्दूज और कुबाचा अभी भी लड़ रहे हैं, और जिसका ये चूंकि दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो इसका एडवांटेज लिया इल्तुतमिश ने, ठीक है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, इल्तुतमिश ने इसका एडवांटेज लिया, और जब इल्तुतमिश को एडवांटेज मिल गया तो अब थर्ड बैटल ऑफ तराइन होती है। यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ तराइन 1217 एडी, और इस बैटल में याल्दूज और इल्तुतमिश की लड़ाई होती है, जिसमें फाइनली आप देखोगे तो इल्तुतमिश जीत जाता है और याल्दूज खत्म हो गया। तो जो एक थ्रेट था दिल्ली सल्तनत का, याल्दूज और कुबाचा, वो आपस में मर मिटते हैं, मतलब याल्दूज कुबाचा आपस में लड़ते हैं, कुबाचा हार गया, याल्दूज और फिर उसका इल्तुतमिश की लड़ाई होती है, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। नंबर 2 आप देखोगे कैपिटल जो है, अब इल्तुतमिश जो है अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज इन लाहौर, और फिर ये दिल्ली ले आता है कैपिटल को इल्तुतमिश। नंबर 3, ही इंट्रोड्यूस 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स, टंका कॉइन्स जिनको हम लोग सिल्वर कॉइन्स कहते हैं, और फिर जित्तल कॉइन्स जिनको हम लोग कॉपर कॉइन्स कहते हैं। नंबर 4, डिवाइडेड द प्रोविंस इनटू इक्ता। अब जितने बड़े एरिया में यहाँ पर इल्तुतमिश रूल कर रहा था उसको उसने यहाँ डिवाइड किया इक्ताज में, यानी कि छोटे छोटे प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है। और उन इक्ताज को जो रूल कर रहे थे वो कौन थे, इक्तदार थे, और उनको इक्तदारी सिस्टम कहा, इसको हम लोग इक्तदारी सिस्टम यहाँ पर कहते थे। ई पॉइंट यहाँ पर यह है कि अब इल्तुतमिश ने यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ कुछ लोगों को बनाया, ग्रुप ऑफ 40 पीपल बनाया। 40 पीपल इसलिए इसको कहा गया चहलगानी, चालीसा कहा गया उसको, चालीसा, है ना, 40 से चालीसा। तो ग्रुप ऑफ 40 पीपल उसने यहाँ बनाया, और ये आप देखोगे टर्किक पीपल थे। अब समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्किक है, मतलब जो टर्किक ऊपर से लोग आए थे ये उन्हीं लोगों का ग्रुप था एक। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूं क्योंकि अभी रजिया सुल्तान क्या करेगी, रजिया क्या करेगी, इस टर्किक पीपल के ग्रुप में नॉन टर्क्स को इंक्लूड करेगी, और ये बात टर्किक पीपल को खराब लग जाएगी कि भाई हमारे ग्रुप में इनका क्या क्या काम है ना, हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और इसलिए रजिया को अपोज करने लगेंगे कि देख रहे हो क्या हो रहा है, पापा की परी को क्या चल रहा है यहाँ पर, हिसाब किताब, इस तरह की बातें जो है बोलने लग जाएंगे। तो पॉइंट यहां पर यही है भाई कि ये जो ग्रुप बना, अभी चालीसा बना, चहलगानी बना, ठीक है, इसी को टर्किक लोगों का ग्रुप था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ई एफ क्या हो गया, इल्तुतमिश ने पैटर्नाइज किया मिनाज और सिराज को, जिसने लिखा था तबाकात नासिरी किताब लिखी है। एंड इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम द रॉथ ऑफ चंगेज खान। अब यहाँ पर सेव्ड इंडिया का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहेंगे अरे हमारे भारत को बचा लिया, नहीं है। सेव्ड इंडिया मतलब ये है कि उस वक्त के टाइम पे अगर आप सिनारियो देखिए, अब दिल्ली सल्तनत आ चुका है भारत के अंदर, ठीक है ना, इल्तुतमिश गद्दी बैठा हुआ है, दिल्ली से रूल कर रहा है। अब क्या हुआ, ख्वारिज़मी अंपायर का एक रूलर था जलालुद्दीन मांगबरनी, और जलालुद्दीन मांगबरनी वाज चेस्ड बाय मंगोल, चंगेज खान उसको चेस कर रहा था, और जलालुद्दीन मांगबरनी भाग रहा था। जलालुद्दीन मांगबरनी पहुंचता है भारत में, और भारत वो ब्यास नदी और लैसप नदी को, सतलज को क्रॉस करके इंडिया की तरफ आ जाता है। चंगेज खान वहीं बैठ के वेट कर रहा है कि आएगा वापस, तब उसको बताऊंगा मैं, है ना। नाउ ही इज कमिंग एंड ही इज ट्राइंग टू टेक शेल्टर फ्रॉम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि हम तुम्हें पनाह नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और चंगेज खान वहीं बाहर बैठा हुआ है। तो बेसिकली ना वो जलालुद्दीन मांगबरनी बाहर जा सकता था, ना वो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में पनाह मिला नहीं और बाहर हो जा नहीं पा रहा है। तो ही रिमेन्ड इन द जंगल एरियाज ऑफ दिस, जो आपको ये मिलता है सतलज, ब्यास और ये एरिया का, वहीं पर रहा वो। फिर मंगोल को लगा, चंगेज खान को लगा कि क्या समय खराब कर रहा हूं, उसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं आगे और आगे एक्सपैंड करता हूं। तो वो और वेस्ट निकल गया चंगेज खान, ठीक है। इस तरह से बोला जाता है कि ही सेव्ड इंडिया, ऐसा मतलब सेव्ड इंडिया आप कह सकते हैं कि ही स्टॉप्ड द इन्वेजन ऑफ, है ना। अगर वो पनाह दे देता जलालुद्दीन मांगबरनी को, जिसको चंगेज खान चेस कर रहा था, तो भारत में तो खामखा का अटैक हो जाता, है ना। तो ये बात यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पर बताई थी। चंगेज खान बेसिकली स्काउट्स ऑफ गॉड यहाँ पर कहा जाता है, खतरनाक उसको माना जाता है, लड़ाई बड़ा खतरनाक लड़ता था, इसलिए यहाँ पर ये चीज हो गई, ठीक है।
चलिए अब आते हैं, रजिया गद्दी बैठती है, रुकनुद्दीन गद्दी बैठा 7 महीने के लिए, कुछ खास उनका रोल था नहीं। तो रुकनुद्दीन, अब रजिया जो है गद्दी बैठती है, रजिया सुल्तान बनती है 1236 से लेकर 1239, 3 साल की रूल करती है। लेकिन इसके टाइम पे पूरा समय इसका जो पीरियड है वो रिवोल्ट और रेबेलियन से ही भरा हुआ है ना। पूरे 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 टेन्योर में उसके रेबल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चहलगानी जो टर्किक ग्रुप था उसमें नॉन टर्क्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी। दिस वॉज द सबसे बड़ा ब्लंडर बाय रजिया, ठीक है। तो शी इज द फर्स्ट लेडी सुल्तान, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि उसने पर्दा सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया। उसने कहा कोई पर्दा सिस्टम नहीं, मैं खुद बैठूंगी कोर्ट के अंदर और खुद मीटिंग्स करूंगी, है ना, खुद यहां पर मीटिंगें होंगी, मैं खुद मीटिंग लूंगी, क्या है क्या नहीं चल रहा है। अपोज फॉर 2 रीजन, 2 रीजंस की वजह से उसको अपोज किया गया। पहला, शी वांटेड टू क्रिएट अ ग्रुप लॉयल टू हर, वो चाहती थी कि ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसके लोग उसके लिए लॉयल हो, रजिया के लिए लॉयल हो जाए, ऐसा ग्रुप बनाना चाहती थी। तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम होगी टर्की के लोगों को, ठीक है। और दूसरा, अपॉइंटेड नॉन टर्क्स, एक नॉन टर्क था याकूत, उसको अपॉइंट कर दिया। उनके साथ थोड़ा सा इनका ये कनेक्शन हो गया था, मे भी हुआ नहीं हुआ, है ना। याकूत से बड़ा इनको वो था। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये लोग जा रहे थे तबार हिंद, बटिंडा भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर बतिंदा भी ऐसे बोलते हैं। तो ये याकूत बेसिकली अबिसिनियन स्लेव था, ठीक है। और ये लोग यहाँ पर जा रहे थे, तो तबार हिंद का गवर्नर जो है वो पकड़ लेता है रजिया को, याकूत को पकड़ लिया। याकूत को तो साइड में लेके और 2-3 मुक्का मार के साइड कर दिया, है ना। रजिया को पकड़ लिया, रजिया फंस गई गुंडों में, अब क्या करें। तो रजिया ने देखा कि भाई मामला खराब हो रहा है, और यहाँ हमारे याकूत तो, है ना, जो हैशटैग चल रहा था याकूत के साथ, है ना, हैशटैग क्या चलेगा, याकूट और रजिया, यकुया ये चल रहा था, है ना, या फिर जो भी हैशटैग, मतलब इनका बड़ा हैशटैग चल रहा था याकूट के साथ। भाई नॉन टर्क को काहे अपॉइंट कर रही हो भाई, काहे अपॉइंट कर रही हो ना, ये अपॉइंटमेंट कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि भैया याकूट को तो साइडलाइन कर दिया गया, है ना, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए वो लोग, वो तो। और यहाँ पर जो है ये गवर्नर था तवार हिंद का, अल्तुनिया नाम था उसका। अल्तुनिया से कहा उसने, रजिया ने, कि भाई तुम ही हो जो हो मेरे लिए, है ना, मैं तुमको देख के तो एकदम क्या हो गई हूँ, लल्लन टाप तुम एकदम लग रहे हो, मेरा दिल एकदम मेरा दिल गार्डन हो गया है। अल्तुनिया भी गार्डन हो गए, पिघल गए अपन अल्तुनिया के साथ यहाँ पर रजिया सुल्ताना ने अपना कॉम्बिनेशन बनाया और फिर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि आप देखोगे बाद में ये कहानी भी यहाँ पर आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाई, एंड दिस वॉज द एंड ऑफ रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे कहानी बढ़ती है नसीरुद्दीन महमूद। अब बीच में 2 रूलर्स, बहराम शाह और मसूद शाह, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव नसीरुद्दीन महमूद। कहानी इनकी क्या थी, देखो ये एक छोटा नन्ना मुन्ना राही था, है ना, देश का सिपाही। तो बेसिकली यहाँ पर ये 1246 में आप देखोगे ही सिटिंग। तो अभी क्या है, ये बहुत माइनर था। तो ऐसे में बलबन ने इसे गद्दी बैठाने में काफी रोल प्ले किया था। बलबन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गयासुद्दीन बलबन इसके बाद आएगा, वो रोल प्ले करता है। जब उसे गद्दी बैठा दिया गया तो उसके जो नोबल्स थे, किसके, नसीरुद्दीन महमूद के नोबल्स ने कान भरना शुरू किए राजा के, यानी कि नसीरुद्दीन के नोबल्स ने कान भरे नसीरुद्दीन के, कि तुम्हारा बलबन जो है ना, तुमको एक दिन देखना काट डालेगा, तुम्हें को इतना सपोर्ट कर रहा है, दिखावटी है, एक दिन ऐसा आएगा तुम चले जाओगे तुम ऊपर। तो नसीरुद्दीन महमूद को लगा करे यार ये क्या हो रहा है, सच बात है क्या, ऐसा होगा क्या। तो नसीरुद्दीन महमूद ने बुलाया बलबन को, इधर आओ। बोले हाँ, कि तुमने देखो मेरी बहुत खिदमत की है, तुमने मुझे गद्दी बैठाने में मदद करी है, नाइस, वेरी गुड, क्लैप्स फॉर यू, लेकिन अब ऐसा है, निकल लो यहाँ से। बोले क्या हुआ करे, नहीं तो बस निकल लो भाई, तुमने बहुत किया है, कुछ बोल नहीं पा रहा, बस निकल लो। नसीरुद्दीन महमूद ने ये क्या डिसीजन लिया ये उसको खुद नहीं पता था। जब वहां से बलबन निकल गया तो उसके बाद ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द मंगोल्स। अरे भाई साहब, मंगोल्स अपने खतरनाक लड़ाकू के लिए लड़ने के लिए जाने जाते थे। तो नसीरुद्दीन महमूद को लगा कि यार ये क्या हुआ, अब तो बलबन जो है मंगोल्स के उसमें आ गया है, अब मुझे पटक देगा उठाई अभी भी। तो भैया वापस कॉल करता है, फोन लगाता है, बलबन जी वापस आइए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो जब बलबन को रिमूव किया गया था तो उसकी जगह नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन की जगह रिप्लेस किया था इनामुद्दीन रैयान को, उसको बैठा दिया था। लेकिन जब उसको समझ में आया गलती कर दी मैंने, तो फिर वो बलबन को वापस भी रिकॉल करता है कि मैंने गलती कर दी, ऐसा ऐसा हो गया प्लीज, ठीक है। तो दिस वाज सिनेरियो, दरवेश किंग कहते हैं इनको। एंड देन नसीरुद्दीन हेल्प्ड बलबन टू सिट ऑन द थ्रोन, ठीक है। नसीरुद्दीन हेल्ड बाय बलबन टू सिट ऑन द थ्रोन। कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट बलबन हो जाती है ना। यहाँ पर नोबल जो है वो प्लॉट करते हैं और वो कान भर देते हैं यहाँ पर नसीरुद्दीन महमूद के। तो इनामुद्दीन रैयान को अपॉइंट कर दिया जाता है बलबन की जगह, और बलबन को बोला जाता है तुम हट जाओ। लेकिन जब बलबन यहाँ पर केम इन कॉन्टैक्ट मंगोल्स, नसीर भाई कहते हैं फोन लगा के, हवा टाइट थी इनकी, बोले भैया कॉल बैक करो भाई, ब्रो क्या हो गया, गलती कर दी मैंने, माफ कर दिया, प्लीज वापस आ जाओ। तो नसीरुद्दीन महमूद का यहाँ रोल खत्म होता है। इसके बाद गद्दी बैठता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, टाइटल था इसका उलूग खान, फर्स्ट पॉइंट। नंबर 2, ही प्रोपोनेंट द थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप।
डिवाइन किंगशिप की थ्योरी ले आया हो। उसने कहा ये किंगशिप जो है ना, ये नियामत खुदाई है, ऐसी वैसी बात नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको गिफ्ट करी है, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, नियामत खुदाई। तो नोबल्स को एक तरह से वो कंट्रोल करना चाहता था। नोबल्स जो बेलगाम हो गए तो उनको कंट्रोल करना चाहता था, इसीलिए उसने कहा कि ऐसा है, किंगशिप की थ्योरी है ये, हम राजा हैं, मामूली आदमी नहीं है। And then he said he took the title of Jille Elahi. He said that I am the shadow of God on earth. ईश्वर का मैं ही रूप हूं, भगवान की प्रति मैं ही शैडो हूं इस धरती के ऊपर। एंड देन ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पैबॉस, उन नोबल्स को छोटा दिखाने के लिए कि भैया सजदा अपने नोबल के, अपने सुल्तान के आगे माथा टेकना, और पैबॉस किसिंग द फीट ऑफ द सुल्तान। इससे क्या होगा, नोबिलिटी थोड़ा नीचे दिखेगी। ठीक, ई पॉइंट, इसने नवरोज फेस्टिवल को शुरू कर दिया, नवरोज ईरानियन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। एफ पॉइंट, ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड मतलब हार्श पनिशमेंट, कुछ करोगे तो बहुत ज्यादा मारेंगे तुमको, और फिर उसके आयरन मतलब स्ट्रिक्ट लॉ। आप देखोगे कि मेवाटी को कंट्रोल, मेवाटीज दे वर इन दिस एरिया, इंद्रप्रस्थ एंड ऑल दिस एरिया वाला एरिया था, बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज, मतलब वो कर रहे, उसको डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मेवाती को कंट्रोल करने के लिए फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये स्ट्रिक्ट लॉ बनाया, कुछ करोगे तो बताएंगे तुमको फिर। ठीक है, एंड देन उसने कहा कि मेरे कोर्ट में कोई जोक्स नहीं सुनाएगा, कोई ड्रिंकिंग नहीं करेगा, कोई दारू नहीं पिएगा, इस तरह की उसने एक्टिविटीज यहां पर करी। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। अब उसके टाइम पे सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट उसने बनाया, अभी कुछ कुछ एक्टिविटीज है, मैं ये ऐसा बोल सकता हूं कि हाँ ये कुछ बलबन के टाइम पे होने वाली चीजें। जैसे एक सेंट्रल मिलिट्री डिपार्टमेंट जिसका नाम, इसको बोलते हैं दीवान अर्ज, ये शुरू किया था बलबन ने, ध्यान रखिएगा। एक यहाँ पर बरीद्स यानी स्पाई एस्पियोनेज डिपार्टमेंट की शुरुआत करी थी, इसको बोलते हैं बरीद मामलुक, वो स्टार्ट किया यहाँ पर बलबन ने। तीसरी बात, एक एक्सपीडिशन, ही मेड द ओनली एक्सपीडिशन दैट वाज फॉर बंगाल, यानी गयासुद्दीन बलबन ने कोई भी एक्सपीडिशन नहीं किया सिवाय बंगाल के, दैट वाज द ओनली एक्सपीडिशन, बिकॉज उसको लगता था कि अगर मैं दिल्ली छोड़ के गया तो उस पर अटैक हो जाएगा। तो बंगाल ही था जहां उसने यहां पर अटैक किया था, बंगाल को उसने कब्जे करने की कोशिश करी थी। यहां पर आमिर खुसरो वाज द इन द कोर्ट ऑफ बलबन, बलबन कोर्ट में आमिर खुसरो यहां पर था, ही वाज कॉल्ड एज द पैरट ऑफ इंडिया, उसे कहा जाता था। ठीक है, अब बलबन की डेथ होती है 1286 एडी में, उसके सक्सेसर जहां पर बड़े वीक थे, है ना, और स्लेव डायनेस्टी यहाँ डिक्लाइन कर जाती है। रीजन क्या होता है स्लेव डायनेस्टी के डिक्लाइन करने के? एक्सटर्नल फैक्टर्स, मंगोल्स वाज वन ऑफ द रीजंस, है ना। अब मंगोल के बारे में हम लोग डिस्कशन आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे, थोड़ा मंगोल्स को डेवलप हो जाने देते हैं, मंगोल्स को फिर डिस्कस करेंगे कि मंगोल्स कई बार ट्राई करेंगे भारत के अंदर घुसने की, अभी अंदर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, बट ये आगे चल के मंगोल्स अंदर घुसेंगे। चंगेज खान तो आया था बट ही नेवर एंटर्ड इंडिया, डीप नहीं घुसा वो, है ना। तो हम बात करेंगे मंगोल्स की, लेकिन थोड़ा और जब हम आगे और बढ़ जाएंगे इन द खलजीज एंड इन द तुगलक्स के बारे में हम लोग तब बात करेंगे इसको, ठीक है। तो एक एक्सटर्नल फैक्टर मंगोल्स का था, डिक्लाइन होने का दिल्ली सल्तनत का, एक इंटरनल रेवेलियन होते रहते हैं, यानी कि नोबिलिटीज आपस में लड़ रहे हैं, तख्ता पलट की बातें हो रही हैं, एंड इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर थे बलबन के, दैट इज व्हाई यू विल फाइंड कि स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ ये एक थ्योरी आती है कि भाई नसरुद्दीन महमूद को बलबन ने मार दिया था क्या? नसरुद्दीन महमूद जिसको गद्दी बैठाया था, जिसने फिर बलबन को निकाल दिया था और फिर वापस कॉल बैक करके बुलवाया कि भैया वापस आ जाओ। तो एक थ्योरी ये कहती है कि भाई बलबन ने ही पॉइजन कर दिया था नसरुद्दीन को, लेकिन थ्योरी कहती है, आप किताब पढ़ोगे तबाकात नासरी, है ना, जिसको मिनाजुस सिराज ने लिखा है, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, नसरुद्दीन महमूद डाइड एट नेचुरल डेथ उसकी हुई थी। ऐसी कंफ्यूजिंग थ्योरीज है, तो नीड नॉट टू गो इनटू दिस, जहां जहां अलग अलग थ्योरीज आती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। यहाँ पर अब आपके पास यहाँ कुछ ना आपके पास मैंने ये लिटिल मटेरियल भी दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, है ना। ये आप पढ़ोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। सारी बातें मैंने कैलिफेट सिस्टम, अबासिड, अभी देखो ये डायरेक्टली मैं आपको पढ़ाता अबासिड बोल देता तो आपको क्लियर नहीं होता भाई अबासिड्स क्या है, कैसा क्या है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा अबासिड कैलिफेट हो गया, ठीक है। ये सब बातें आपको समझ आ जाएगी कहाँ से आया अबासिड्स, है ना, कैसे आपको महमूद अफघुर कैसे आया, ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये बैटल ऑफ तराइन देखिए 1192 वाली, तो इसमें आपको सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। इल्तुतमिश के बारे में यहाँ पर है, तो यू कैन गो थ्रू इल्तुतमिश ऑल्सो, सारी बातें यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, वो ये है, देखिए, अब कॉन्क्वेस्ट ऑफ गजनी बाय ख्वारिज्म शाह, ख्वारिज्म शाह जो है वो यहाँ पर कैसे कॉन्क्वेस्ट करता है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गजनी बाय ख्वारिज्म शाह। अ न्यू डेंजर ऑफ टू हिज पोजीशन अरोज विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गजनी। अब यहाँ क्या हुआ, थोड़ा इल्तुतमिश ने कहानी को पढ़ना पड़ेगा। देखिए, तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक को इंजरीज हुई और फिर उसके बाद वो हॉर्स से गिर जाता है, पोलो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए, ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पर। उसके बाद इल्तुतमिश आता है जो उसका सन इन लॉ, दामाद होता है, एंड वो ऐबक को रिप्लेस करता है। ऐबक को हम लोग रियल कंसोलिडेटर बोलते हैं। ये ऐसा क्यों है, मतलब ऐबक को रियल फाउंडर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जब गद्दी बैठा तो आप देख रहे हो कि उसने मक्का मदीना से परमिशन नहीं लिया, मक्का मदीना से ब्लू टिक नहीं लगवाया,
कि हाँ भाई ठीक है ये है ना, क्योंकि वही पॉलिटिकल हेड था, वही रिलीजियस हेड था। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी बैठा तो उसने यहाँ पर ये जो अप्रूवल है वो लिया। दैट इज व्हाई ही इज रिफर्ड टू एज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश कांग्रेस इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एक्चुअल कांग्रेस इसी ने किया था। अब जब यहाँ पर ये आया गद्दी बैठा इल्तुतमिश, तो अब देखिए एट द टाइम ऑफ हिज एक्सेशन, यानी इल्तुतमिश का टाइम आया, अली मर्दान खान हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ बंगाल एंड बिहार। अब जब इल्तुतमिश गद्दी बैठ रहा है तो अली मर्दान खान ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मैं बंगाल और बिहार का यहाँ पर क्या हूँ, किंग हूँ। अब कुबाचा, अ फेलो स्लेव ऑफ ऐबक, हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान। उसने अपने आप को मुल्तान का रूलर डिक्लेयर कर रखा था, है ना। लाहौर को उसने सीज कर लिया जहां पर पहले इल्तुतमिश था, सॉरी जहां पर पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, एंड पार्ट्स ऑफ द पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। तो अब देखिए कैसे एट द टाइम ऑफ सक्सेशन ऑफ इल्तुतमिश क्या क्या चीजें हो रही हैं। बंगाल बिहार ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया है अली मर्दान खान ने, ठीक है। कुबाचा ने आप देखोगे मुल्तान तो था ही, और लाहौर को भी कैप्चर कर लिया है। एट फर्स्ट इवन सम ऑफ द फेलो ऑफिसर्स ऑफ इल्तुतमिश नियर दिल्ली, वो भी यहां पर अब इल्तुतमिश की सुजरेनिटी को नहीं मान रहे थे। दामाद था ना, तो उसको नहीं मान रहे थे कि हम नहीं मानेंगे इल्तुतमिश को, ठीक है। बट राजपूत फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, राजपूत को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो हम भी अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करेंगे। मतलब इल्तुतमिश से गद्दी बैठते ही यू विल फाइंड कि सब लोग रिवोल्ट कर रहे थे कि नहीं यार इल्तुतमिश को हम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात यहाँ बोली जा रही थी। कॉन्क्वेस्ट ऑफ गजनी बाय ख्वारिज़म शाह, अ न्यू डेंजर, अब एक और डेंजर था इल्तुतमिश के लिए, अ न्यू डेंजर टू हिज पोजीशन, इल्तुतमिश की पोजीशन के लिए कौन था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ गजनी बाय ख्वारिज़म शाह। ख्वारिज़म शाह जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंट को कैप्चर कर लेता है। इल्तुतमिश के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ख्वारिज़मी एम्पायर वाज द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन सेंट्रल एशिया एट दिस टाइम। ख्वारिज़मी एम्पायर भाई जिसका अभी रूलर आएगा जलालुद्दीन मांगबरनी आएगा, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पर इंडस तक पूरा पहुंच चुका था हिसाब किताब। इल्तुतमिश ने लाहौर पे मार्च किया। इल्तुतमिश ने कहा बहुत हुआ, अब नहीं सहेंगे। इल्तुतमिश ने मार्च किया लाहौर पर, उसको ऑक्यूपाई कर लिया। 1218 ईस्वी में ख्वारिज़मी एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड बाय मंगोल्स। अब मंगोल्स ने चूंकि ख्वारिज़मी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो जो पंजाब तक कैप्चर करके बैठे थे वो भी हाथ से निकल गया। इल्तुतमिश ने उसको भी कैप्चर किया। एट इट्स हाइट एक्सटेंडेड फ्रॉम चाइना टू द शोर्स ऑफ मेडिटेरेनियन सी तक एक्सटेंड था ख्वारिज़मी एम्पायर, एंड कैस्पियन सी से लेकर रिवर जैक्साटिस तक एक्सटेंड था। इन सबको पूरा कैप्चर कर लिया। ये बात यहां पर हुआ, ठीक है। टेकिंग कंट्रोल ऑफ कुबाचा, बंगाल, बिहार, ग्वालियर, बयाना, अजमेर, नागौर, मालवा, इन सबको कैप्चर किया इल्तुतमिश ने। धीरे धीरे सबको कैप्चर किया। अब नीड नॉट टू गो इनटू कि हर में कैसे किया, बस ये बात ध्यान रखिएगा कुबाचा को भी एरिया जो उसने कैप्चर कर लिया था लाहौर वाला वो भी छीन लिया उसने, ठीक है। व्हाइल मंगोल्स वर बिजी एल्सवेयर, इल्तुतमिश आल्सो आउटस्टेड कुबाचा को हरा दिया। फिर उसके बाद फ्रंटियर ऑफ दिल्ली सल्तनत अब कहां तक पहुंच गए थे, इंडस तक फिर से आ गए। बंगाल बिहार में यहां पर पर्सन कॉल्ड इवाज था, who had taken the title of सुल्तान ग्यासुद्दीन, had assumed independence। उसने भी इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था अपना बंगाल बिहार। पहले अली मर्दान खान था, फिर इवाज आ गया वहां पर। पहले अली मर्दान खान ने इंडिपेंडेंस घोषित किया, इन्होंने घोषित कर दिया। ही वॉज अ जनरस एंड एबल रूलर, बिल्ट मेनी पब्लिक वर्क्स। इस टाइम में 1226-27 में इवाज वॉज डिफीटेड एंड किल्ड इन अ बैटल विद इल्तुतमिश सन नियर लखनौती, है ना। लखनौती के अराउंड आप देखोगे कि उसको इवाज को यहाँ पर डिफीट कर दिया गया। इस तरह से इवाज भी जो है वो भी यहाँ बंगाल भी कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। तो बिहार, बंगाल, कुबाचा ये सब निकल गए हाथ से। अब इसके बाद टेकिंग, इसमें क्या हुआ, इल्तुतमिश ने और स्टेप्स लिए। ग्वालियर को रिकवर किया, बयाना को रिकवर किया, अजमेर, नागौर को कैप्चर किया, एक्सपीडिशन भेजे रणथंबोर, अटैक किया नगदा को, राइट। एंड देन आप देखोगे एज अ रिवेंज इल्तुतमिश डेस्परेट एक्सपीडिशन अगेंस्ट चालुक्यास ऑफ गुजरात बट मेट विद लॉसेस। तो ये पूरा यहाँ ये यही शो कर रहा है बार बार ओवरऑल कि कैसे यहाँ पर धीरे धीरे जो है इल्तुतमिश ने सब चीज़ों को कैप्चर करता चला गया, ठीक है। अब आती है रज़िया की बात। तो रज़िया के लिए सिंपल है, हमने ऑलरेडी काफ़ी बातें कर ली हैं रज़िया को लेकर, ठीक है। कैसे वो इल्तुतमिश कैसे यहाँ डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, तो ये प्लीज़ आप गो थ्रू करिएगा, है ना। यहाँ पर वो पूरी कहानी लिखी है। अब सरहिंद जा रहे थे, है ना, तबार हिंद पहुँच रहे हैं, इंटरनल रिबेलियन हो गया, ब्रोक आउट, इन विच याकूत खान को मार दिया गया और फिर रज़िया को इम्प्रिजन कर दिया गया तबार हिंद में। यहाँ पर अल्तुइया का नाम आता है, तो रज़िया वन ओवर हर कैप्टर। अब जो उसने पकड़ा था अल्तुइया के लिए, रज़िया उसी को जीत लेती है ना। थोड़ा सा यहाँ पर दर्द डिस्को हो जाता है तो अल्तुइया खुश हो जाते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर मैरिंग हिम, और अल्तुइया शादी करने के बाद एक रिन्यूड अटेम्प्ट दिल्ली के लिए करते हैं दोनों लोग, रज़िया और अल्तुइया। रज़िया फॉट वायलेंटली बट वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन अ फॉरेस्ट बाय हिज बैंडिट्स व्हाइल शी वाज इन फ्लाइट, ठीक है। आखिर में रज़िया को मार दिया जाता है, ठीक है भाई। फिर बलबन की एरा को मैंने आपको काफ़ी हद तक समझा दिया है। उलूग खान, पूरी कहानी, नसीरुद्दीन महमूद की क्या थी वो भी मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी इसका डिस्कस कर दिया है मैंने आपको। नाउ क्लियरेंस ऑफ मेवाती को कैसे टैकल किया, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी यही बता दिया मैंने, ठीक है। यू कुड प्लीज गो थ्रू इट नाउ, है ना। बलबन मेंटेन्ड अ मैग्निफिसेंट कोर्ट, ये सब चीज़ें, जोक करना, हंसना, ये सब मना था एकदम, है ना। ये सब बातें हमने ऑलरेडी यहाँ पर देख ली है, राइट। अब मंगोल्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब यहाँ पर क्या था, मंगोल्स की एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आई, इसको और देख लेते हैं, फिर उसका हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पर दी एंड होगा।
ठीक है, तो यहां पर देखिए एज वी हैव सीन इट वाज थ्रू द माउंटेन पासेस ऑफ दिस एरिया दैट टर्क्स एंटर करते हैं, इंडिया में एंटर करते हैं। लाइक द अर्ली इन्वेडर सच एज हुण, सिंथियंस, जैसे सिंथियंस हुण आते थे वैसे ही मंगोल्स पहुंचे। नो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एन इन्वेडर फ्रॉम द रीचिंग द फर्टाइल वैलीज ऑफ पंजाब एंड सिंध इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल टू गजनी एंड कांधार। मतलब अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर मान लीजिए आपको किसी को रोकना है कि कोई इन्वेडर यहां तक ना पहुंचे, कोई इन्वेडर यहां तक ना पहुंचे, पंजाब और सबके फर्टाइल प्लेस तक ना पहुंचे, तो ये जो लाइन ऑफ डिफेंस है ना, गजनी, काबुल, कंधार, मुल्तान, मुल्तान सिंध, इन सबको यहां पर पूरा कैप्चर करके रखना पड़ेगा। अगर हाथ से ये लाइन निकल गई, ये लाइन ऑफ डिफेंस निकल गई, तो कोई भी अंदर यहां पर एंटर कर सकता है। इसलिए इस पर अपना कंट्रोल रखना, इस लाइन ऑफ डिफेंस पे कंट्रोल रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। अब मंगोल के खिलाफ क्या हुआ, ख्वारिज्मी, वही पूरी कहानी ख्वारिज्मी वाली कि वो चेस कर रहा था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर वही है अराइवल ऑफ चंगेज खान, द मंगोल लीडर हु प्राइडेड हिम, वो अपने आप को स्कॉर्ज ऑफ द गॉड भी कहता था, मैंने ये भी डिस्कस किया। तो फिर द राइज ऑफ ख्वारिज्मी एम्पायर, द कंट्रोल ऑफ गुरीज ओवर द काबुल, कांधार एंड गजनी हैड बीन लॉस्ट। तो जब ख्वारिज्मी यहाँ पर पावर में आए तो ये जो गुरीज थे उनकी पावर चली गई, गजनी की पावर चली गई, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ द ख्वारिज्मी एम्पायर अब वो पहुंच गया था रिवर इंडस तक, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गया। अब लड़ाई चल रही थी कौन नॉर्थ इंडिया की मास्टरी करेगा, है ना। ये सब लड़ाई कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर और ख्वारिज्मी रूलर के बीच में चल रही है। ऐसे में जब जलालुद्दीन मांगबरनी को चेस करता है चंगेज खान, तब यहां पर ये इशू बनता है और फिर वहां पर इल्तुतमिश जो है पनाह देने से मना कर देता है, ठीक है। यही चीज जो है प्लीज आप लोग एक बार गो थ्रू करिएगा, इसमें ये भी हमने यहां पर डिस्कस करी। अगेन इसमें कुछ अभी खास नहीं है। अब मंगोल ऑनस्लॉट, ठीक है, ये भी इसमें कुछ नहीं है। हाँ, मंगोल थ्रेट टू इंडिया अपीयर्ड इन 1221, तो ये हम यहां पर देख चुके हैं। एक थ्रेट आया था खाली, यानी जलालुद्दीन मांगबरनी वाला fought a brave battle on the bank of the Indus and after being defeated they flung his horse into the river and crossed over to India, है ना। फिर इंडिया में आके चंगेज खान वेट कर रहा है, राइट। लेकिन दिल्ली में इल्तुतमिश ने जो रूल कर रहा था उसने उसको रिफ्यूज कर दिया कि हम आपको यहाँ पनाह नहीं देंगे, अजाइलम नहीं देंगे। जलालुद्दीन रिमेन वहीं कुछ टाइम तक रहता है सिर्फ सतलज एरिया में। आगे क्या होता है, सीरीज ऑफ, इसीलिए आप देखोगे मंगोल के अटैक सीरीज ऑफ अटैक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि चंगेज खान अभी आगे निकल गया कि बाकी ख्वारिज्मी एम्पायर को कैप्चर करते हैं, इसको आने दो, बाद में देख लेंगे। अब लाहौर एंड मुल्तान वाला एरिया, यहां पर भी हमने बात कर ली है कि इसके राइवल्स थे याल्दूज कुबाचा, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, बाद में यहां पर आया हुआ है, ठीक है। चंगेज खान की डेथ होती है, अब यहां समझिएगा, डेथ ऑफ चंगेज खान होती है 1227 AD में। तो चंगेज खान की डेथ के बाद आप देखोगे मंगोल एम्पायर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। वॉज डिवाइडेड अमंग हिज सन्स में डिवाइड हो गया चंगेज खान के बाद। 1241 में तैर बहादुर द कमांडर ऑफ द मंगोल फोर्सेस अपीयर्ड एट लाहौर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि 1241 में अटैक करते हैं मंगोल्स किस पे, लाहौर पे, अंडर तैर बहादुर, ये ध्यान रखिएगा। एंड एक 1245 में अटैक होता है मुल्तान पे होता है, मंगोल्स इन्वेडेड मुल्तान। ये दो अटैक्स यहां ध्यान रखिएगा। तो पहले 1221 के आसपास जब वो जलालुद्दीन मांगबरनी को चेस कर रहे हैं, 1227 में डेथ हो गई चंगेज खान की, 1241 में अटैक होता है किस पे, अटैक होता है यहाँ पर लाहौर पे तैर बहादुर के द्वारा, फिर मुल्तान पर अटैक होता है मंगोल्स के द्वारा 1245 में, ठीक है। लेकिन उस वक्त दोनों बलबन मौजूद है तो कुछ नहीं हो पाया, यानी कि अभी मंगोल्स उतना इफेक्टिव यहां पर जो है नहीं हो पाए थे भारत के ऊपर। अगेन ऑल्दो बलबन फॉट अगेंस्ट द मंगोल्स स्टाउटली, द फ्रंटियर्स ऑफ दिल्ली ग्रेजुअली रिसीडेड। अब दिल्ली की सल्तनत के जो फ्रंटियर्स वो रिसीड कर गए, है ना, झेलम से लेकर ब्यास की तरफ आ गए, है ना, और फिर बाद में और कम हो गए। इस तरह से आप देखोगे बाद में बलबन ने एनी हाउ रिकवर कर लिया था मुल्तान को, बट फिर भी धीरे धीरे अब डिक्लाइनिंग की तरफ जो है दिल्ली सल्तनत यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बलबन की क्या पॉलिसीज थी, फोर्स, ये देखिएगा आप लोग प्लीज, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, फाइन। यहां पर अब और कुछ खास है नहीं। हाँ, अब इंटरनल रिबेलियंस एंड द स्ट्रगल फॉर टेरिटोरियल कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, तो अब इंटरनल रिबेलियन भी यहां पर होता है। आइए जरा देख लेते हैं थ्रू आउट, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सबके टाइम पे इंटरनल रिबेलियंस। तो अब इंटरनल रिबेलियन में यहाँ सबकी बातें लिखी हैं, ऐसा नहीं कि एक की बातें। अब मैंने बताया बंगाल और बिहार, कई बार ये जोड़ेगा दिल्ली सल्तनत में, कई बार निकल जाएगा, तो ये एक तो चैलेंज था, इंटरनल रिबेलियन था, इल्तुतमिश ने उसे कैप्चर किया था। अब खलजी चीफ मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी बंगाल में अपने आप को स्टैब्लिश करता है, कैसे, वहां सेन किंग जो लास्ट रूलर ऑफ द हिंदू, बंगाल के अंदर जो हिंदू रूलर होता है, लास्ट हिंदू रूलर लक्ष्मण सेन को हराता है, जिसका जिक्र मैंने आपको अभी इससे पहले वाले एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में किया है ना, अभी कुछ देर पहले किया था, इसीलिए किया था ताकि आपको ये नाम सब रिलेट हो जाए। फ्रॉम लखनौती से उनको हरा देता है, तो बंगाल के अंदर से लक्ष्मण सेन खत्म हो गया, और वहां पर आप देखोगे तो बख्तियार खिलजी अपने आप को स्टैब्लिश करता है। आफ्टर सम कंफ्यूजन अ पर्सन कॉल्ड इवाज भी आता है,
ठीक है। तो अली मर्दान खान का नाम भी देखा, इवाज का नाम भी देखा, जो टाइटल लेता है गयासुद्दीन सुल्तान का, began to function as an independent ruler there, देखो वो आजाद हो जाता है। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इल्तुतमिश प्रीऑक्यूपेशंस इन द नॉर्थ वेस्ट, जब वो अब इल्तुतमिश नॉर्थ वेस्ट में बिजी है बिकॉज ऑफ द मंगोल्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो अथॉरिटी थी बिहार में, एग्जैक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द रूलर ऑफ जाजनगर, त्रिहुट, बांग, इन सब जगह से क्या कर रही है, उसकी जो अथॉरिटीज हैं वो यहाँ से टैक्स वसूल कर रही हैं। तो टेकिंग एडवांटेज ऑफ इल्तुतमिश प्रीऑक्यूपेशन इन द नॉर्थ वेस्ट, ही एक्सटेंडेड अथॉरिटी ओवर बिहार, एग्जैक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द ऑन दीज रूलर्स। तो ये अब यहाँ पर इवाज जो है वो इन सब जगह से भी ट्रिब्यूट उठवा रहे हैं, जो कि उनका टेरिटरी नहीं है, इल्तुतमिश के एरिया से ट्रिब्यूट लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। 1225 में इल्तुतमिश मार्च्ड अगेंस्ट इवाज, इवाज के खिलाफ मार्च किया, इवाज ने यहाँ पर सबमिट कर दिया, सबमिटेड एट फर्स्ट, देन असर्टेड हिज इंडिपेंडेंस वंस इल्तुतमिश हैड टर्न्ड हिज बैक। और जैसे ही पहले तो इवाज ने कहा ठीक है भैया मान गए आपको, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश ने पीठ मोड़ी फिर वापस गया, फिर उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। सन ऑफ इल्तुतमिश हु वाज द गवर्नर ऑफ अवध डिफीटेड एंड किल्ड इवाज फाइनली इन अ बैटल में, जो इल्तुतमिश का लड़का था वो इवाज को यहाँ पर मार देता था। आपको समझ में आया कैसे यहाँ पर इंटरनल रेवेलियन हो रहा है, बार बार बंगाल बिहार जुड़ेगा निकलेगा, जुड़ेगा निकलेगा, ये सब बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब इल्तुतमिश की डेथ होती है, गवर्नर्स ऑफ बंगाल समटाइम्स असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस, कभी आजाद थे, समटाइम्स सबमिट करते थे जदीद सल्तनत को। यही बात मैं आपको उस वक्त समझा रहा था। बलबन के टाइम पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया, बलबन के टाइम पे सिर्फ दैट वाज द ओनली टाइम, द ओनली प्लेस जिससे बलबन ने अपना एक्सपीडिशन किया था, वरना बलबन दिल्ली छोड़ के नहीं जाता था, ठीक है। तो फॉर्मल एलिजियंस टू दिल्ली वाज नॉट इनफ एनी लॉन्गर, अब जरूरत था कि कुछ दिल्ली से कुछ आपको ऑफिशियल चीज करनी पड़ेगी। फॉर्मल यहाँ पर इस तरह से नहीं चल रहा था कि हाँ ठीक है हम दिल्ली के साथ हैं, डोंट वरी, अब कुछ स्ट्रॉन्ग करना था। तुगरिल who had submitted to Balban and then asserted his independence was hunted down by Balban। अभी 1280 में जब तुगरिल पहले सबमिट कर देता है बलबन को, ठीक है भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन बाद में अपने आप को आजाद घोषित करता है, बलबन ने कहा जरा ये तो ऐसे करके समझ ना, उसको साइड कर दिया, सैवेज पनिशमेंट दिया गया उसको। दिस कैंपेन विच लास्टेड 3 years तक चला, वाज द ओनली डिस्टेंट कैंपेन जो बलबन ने लिया था। मैंने आपको क्या बोला कि दिस वाज द ओनली कैंपेन जो बलबन ने किया था, बाकी कोई कैंपेन बलबन ने नहीं किया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। However, Delhi could not keep control of Bengal for long, बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ, और बलबन की डेथ के बाद उसका लड़का बुगरा खान, who had been appointed the governor of Bengal, preferred to rule over that part rather than stake his life for the throne of Delhi। तो जो लड़का था, आप देखो बलबन का लड़का ही यहाँ पर वो बगावत कर गया। अब बलबन का डेथ हुआ तो बलबन का एक लड़के को बंगाल मिल गया, तो उसने कहा ठीक है हम दिल्ली सल्तनत के साथ नहीं है, हम अलग रूल करब, तो वो भी अलग निकल गए, ठीक है। इस प्रकार से आप देखोगे assumed independence and set up a dynasty which ruled over Bengal for the next 40 years। तो 40 साल तक का बंगाल देखोगे डिफरेंट डायनेस्टीज आई। अब ऐसे ही यहाँ कहानी पंजाब की थी, पंजाब भी आप देखोगे बार बार हाथ से निकल जाता था, मंगोल्स के हाथ में चला गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे दिल्ली सल्तनत सदर्न वेस्टर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर कई बार ये जो आप देखो अलवर, बयाना, ग्वालियर, कलिंजर, ये भी हाथ से निकलता था, ऐबक के हाथ में था, अंडर ऐबक टर्क्स ने कैप्चर कर रखा था। फिर उसके बाद देखोगे नागौर, अजमेर, ये सब चीज़ें यहाँ पर इनके ऊपर भी इनका जो एक्सटेंड हो चुका था। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, है ना। राजपूत को कई बार कैप्चर किया गया, राजपूत कई बार अपने आप को आजाद घोषित करेंगे, तो ये सब है इंटरनल रेबिलियन चल रहे हैं, यानी कि आपस में ही लड़ मिल बैठते थे, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पर एंड होता है। ये कॉन्सेप्ट हमारा ये पूरा टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, प्लीज़ देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक था, इसलिए मैंने उसको आपको जो है कई जगह लिखाया पढ़ाया फॉर द रीज़न ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। फैक्ट्स तो धीरे धीरे आप लोग कर ही ले जाएंगे, ठीक है। लेकिन यस, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो मैंने पढ़ाया था, कैसे नीचे होयसलास, काकटियाज, यादवाज आए, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लेस नोन हिस्ट्री है, ये लेसर नोन हिस्ट्री है ना। ये सब के बारे में कम लोग जानते हैं या कम ध्यान देते हैं, बट यहाँ से यूपीएससी का नया फेवरेट जोन बन रहा है। तो आपको यहाँ सवाल देखने को मिल सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे, सवाल भी टफ नहीं होंगे, सीधे से फाउंडर पूछ लेगा, कैपिटल पूछ लेगा, लोकेशन पूछ लेगा, तो ये कहानी क्लियर हो जाएगी, तो काम आपका सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। कोई अगर आपको दिक्कत हो, कुछ हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत की जब बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द खलजीज एंड देन उसके बाद अबाउट द तुगलक्स। तो वहाँ पर मैं आपको जलालुद्दीन खलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खलजी, और फिर हम लोग जब बात करेंगे अबाउट द तुगलक्स तो फिर हम लोग वहाँ गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसके PYQ ज़रूर देखिएगा आप लोग, और कहानी को दिमाग में बैठाइए, फैक्ट्स पे धीरे धीरे दिमाग में बैठते चले जाएंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल होगा तो वहाँ पर कहानी ही आपको हेल्प करेगी। फैक्ट तो ऐसा होगा जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार भूलोगे, उतनी बार याद करना पड़ेगा। बार बार मैं आपको इस बात को बोल रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय भारत।